मान लो आप एक बार अपने दोस्त के घर जाते हो और वो घर पे नहीं होता है, आप उसे कॉल करते हो, वो बोलता है भाई मैं घर से 2 किलोमीटर दूर हूँ, आ जाओ। तो क्या आप उसके तक पहुंच जाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी। तो वो डेटा 2 किलोमीटर वो सफिशियंट नहीं है। तो ऐसे में हमें चाहिए होता है एक मैथमेटिकल लैंग्वेज, और उस मैथमेटिकल लैंग्वेज को अपन बोलते हैं क्या? वेक्टर लैंग्वेज। अब ये वेक्टर, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चैप्टर आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप लिख के ले लो, 11th 12th में आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीटली परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वेक्टर का हर चैप्टर में इंटरफेरेंस है। व्हाट इज वेक्टर? तो जैसा मैंने आपको इंट्रो में पहले बताया कि हमें एक मैथमेटिकल लैंग्वेज चाहिए होती है। सो वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी या मैथमेटिकल लैंग्वेज। अगर बहुत अच्छे से क्लासिक वे में बात करें तो वेक्टर इज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज वेयर देयर इज साइज एंड डायरेक्शन बोथ एज। तो वेक्टर वो होता है, बच्चों वाली बात करें, अगर 11th वाली बात करें तो वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्या होता है इसका मतलब? तो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आपका दोस्त अगर बोलता है 2 किलोमीटर, तो वो 2 किलोमीटर जो उसने बताया वो क्या उसने दे दिया? वो आपको बता दिया कि घर से तुम्हें 2 किलोमीटर चल के आना है। हाँ, ये घर हो गया, यहां से आपको 2 किलोमीटर जाना है, वो यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आपको 2 किलोमीटर जाना है। तो उसने एक लेंथ तो आपको बता दिया ना, तो उसने एक मैग्नीट्यूड आपको दे दिया। 2 किलोमीटर यहां क्या हो गया? 2 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड। बट सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला है, आपको चाहिए एक प्रॉपर डायरेक्शन, तब जाके आप वहां पे पहुंचोगे। तो इस वजह से जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, उस क्वांटिटी को हमें डिफाइन करते हैं क्या? एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। दूसरा क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया और आपका प्रेशर हो गया, मास हो गया। जैसे मास का देखो, मास क्या होता है? मास किसी चीज का मास है, अगर मान लो 600 ग्राम या 2 केजी, 2 केजी किसी का मास है, नॉट वेट। वेट mg होता है, ठीक है? तो मास है किसी का। तो वो अगर आप उसे उठा के ना कहीं और ले जाओ, इक्वेटर पे ले जाओ और आप पोल पे ले जाओ या फिर मून पे लेके चले जाओ, वो मास नहीं चेंज होगा। ओके, वो मास उतना ही रहेगा। हाँ, बट अगर हम वेट की बात करें, ग्रेविटी वहां पे आने लगता है, तो वो फिर मून पे अलग हो जाएगा, हर जगह वो डिफर करने लगेगा। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वहां सिर्फ मैग्नीट्यूड का की। टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है? तो देखो, आपने बोला क्या कि अभी यहाँ का टेम्परेचर है कुछ 20 डिग्री, तो हमने मान लिया 20 डिग्री ठीक ठाक ठंडा मौसम है, अच्छा मौसम है। फिर आपने बोल दिया अब तो यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री हो गया, तो ये -20 बता रहा है डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, यानी जीरो से भी ज्यादा ठंडा। बट यहाँ पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें या कुछ ऐसा, जैसे मान लो ये बोलता, ठीक है, ये आपका घर था, आपके दोस्त ने बोला कि या तो -2 किलोमीटर आ जाए, तो -2 किलोमीटर, -2 किलोमीटर, तो टू क्या है? टू इज मैग्नीट्यूड, ये बात हमें अच्छे से पता है, टू इज मैग्नीट्यूड। लेकिन ये माइनस क्या बताता है? तो अगर दिस इज स्केलर क्वांटिटी, देन दिस माइनस विल टेल व्हाट, कि घर घर कहां है? घर ओरिजिन है, दैट इज जीरो पे। तो घर जीरो पे है, तो -2 कहां होगा यार? अगर स्केलर के में देखें, घर के अंदर क्या, जमीन के अंदर चले जाओ, वो नहीं। तो घर अगर जैसे ओरिजिन है, यहाँ पे घर है 0,0 पे, तो -2 का मतलब क्या है कि डायरेक्शन पीछे हो जा रहा है, यानी इधर क्यों, यानी आप अगर रास्ता ऐसे जा रहा है तो ये सीधा रास्ता हुआ, तो ये पीछे रास्ता, मतलब आपका दोस्त घर से पीछे है 2 किलोमीटर। तो ये माइनस, दिस माइनस इज सेइंग व्हाट? डायरेक्शन। एंड दिस बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये 2 किलोमीटर पता है, ये 2 किलोमीटर इसने डिस्प्लेसमेंट बोला होगा, मतलब यहां से सीधा 2 किलोमीटर, ऐसा नहीं होगा ऐसे 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 करके आ जाओ 2 किलोमीटर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ये होता है स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। टेम्परेचर -20 का मतलब क्या हो गया कि हाँ वो जीरो से कम है, एक्चुअली न्यूमेरिकली वो कम है, लेकिन यहां ये माइनस न्यूमेरिकल के लिए नहीं, दिस इज फॉर डायरेक्शन। +2 का मतलब क्या? आगे 2 किलोमीटर, -2 का मतलब क्या? पीछे 2 किलोमीटर, ठीक? तो ये अपना था क्या? वेक्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और एक होता है स्केलर, स्केलर के पास क्या होता है? लिख लेना, स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट ओनली हैव मैग्नीट्यूड। तीसरा एक क्वांटिटी आता है जो आपके बोर्ड में कहीं से लेना देना नहीं है और आईआईटी वगैरह में भी लेना देना नहीं है, बट अगर जानना चाहो तो जानो। थर्ड होता है टेंसर क्वांटिटी, जिसके पास जो बिहेव करता है स्केलर की तरफ और वेक्टर की तरफ, जैसे अपना करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर बेसिक आइडिया आपको 10th में याद होगा तो करंट क्या होता है? ऐसे ऐसे ऐसे,
इधर से मान लो 2 एम्पियर आया, इधर से मान लो 3 एम्पियर आया, तो यहाँ क्या होगा, तीसरा पॉइंट जंक्शन रूल याद होगा आपको, तो यहाँ पे 5 एम्पियर जाएगा, जितना करंट आता है उतना करंट जाता है। तो यहाँ पे फॉलो तो हुआ, डायरेक्शन तो फॉलो हुआ ना, डायरेक्शन हमने मैटर करवाया ना कि हाँ ये इधर आ रहा था। अगर मान लो ये डायरेक्शन हम पलट देते, ये डायरेक्शन कुछ इधर कर देते 2 एम्पियर, तो 3 आया 2 गया, तो 1 एम्पियर ऊपर जाता। समझ लो, तो डायरेक्शन तो मैटर किया, बट हमने ऐड किस तरीके से किया, सिंपल अलजेब्रा से, जैसे हम लोग ऐड करते हैं 2 + 3 = 5। तो वेक्टर एडिशन अभी आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, वो अलग तरीके से होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट को सिंपली बुक में तो स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, बट अगर आप थोड़े अच्छे से बोलना चाहो तो उसे टेंसर क्वांटिटी बोल सकते हो, TENSOR, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये अपना 3 क्वांटिटी हो गया, 2 ही आप याद रखो, वेक्टर एंड स्केलर। नाउ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो वेक्टर कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से बना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक तो जैसे हमें एक वेक्टर लिखना है, वेक्टर ए, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए, अभी तो ये सिर्फ ए है, हाँ, इसे अगर हमें वेक्टर ए बोलना है तो इसके ऊपर में एक एरो लगा देंगे इस तरह। ओके, इस एरो का ये टेल होगा और ये हेड हो गया। ठीक है, तो अब ये बन गया क्या, वेक्टर ए। सो दिस वेक्टर ए इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन दो चीजों से वो बनता है। जैसे 2 किलोमीटर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और यहां हमने लगा दिया क्या, ईस्ट, तो 2 किलोमीटर ईस्ट, अब ये बन गया क्या, वेक्टर ए। जब तक ये ईस्ट नहीं लगाएंगे तब तक ये वेक्टर नहीं होगा, तब तक सिर्फ वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अगर ये ईस्ट हमने छिपा दिया तो इसे हम सिर्फ ए कहेंगे, सिर्फ ए का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो अभी ये वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड को बाबू हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉडुलस से डिनोट करते हैं। मॉडुलस आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, तो इस मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मॉडुलस क्या काम करता है, मॉडुलस किसी भी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। तो मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस नेगेटिव में नहीं हो सकता। नेगेटिव क्या होगा, डायरेक्शन। अभी जैसे हमने बताया कि -2 है, तो -2 को हमें क्या करना होगा, मॉडुलस में डालना होगा। अभी वो -2 किलोमीटर मैंने लिख दिया और आपसे पूछा कि बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप क्या करोगे, उस -2 को मॉडुलस में पैक करोगे, तो मिलेगा क्या आपको फाइनली 2। मैं अगर आपको समझाऊं इस तरीके से, -2 को आपने मॉडुलस में पैक कर दिया तो मिलेगा क्या, 2। तो 2 इज व्हाट, मैग्नीट्यूड, और वो माइनस, ठीक है, वो होता है क्या, डायरेक्शन। माइनस होता है बैकवर्ड हो जाता है। तो इसी बात समझ में आई, तो ए इज मॉडुलस एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन। मैग्नीट्यूड को मॉडुलस से भी हम लोग डिनोट करते हैं। अब मॉडुलस का लैंग्वेज कैसा होता है, एक लैंग्वेज तो हो गया क्या, मॉड ए, मॉड वेक्टर ए, ये भी ध्यान रखिएगा, जब मॉड लगाओगे तो वेक्टर ए, नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में इसे हम सिर्फ ए से डिनोट कर देते हैं, सिर्फ ए से डिनोट कर देते हैं। उसका मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है, जैसे मॉड ए या फिर सिर्फ ए। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे डायरेक्शन की। डायरेक्शन जो है, ईस्ट या माइनस लगा दिया, प्लस लगा दिया, वो डायरेक्शन बताता है। आगे अभी हम लोग सेकंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो सिंपली बताता है क्या, डायरेक्शन, और उसे हम लोग कैप लगा के होते हैं। तो मैक्सिमम चीजें तो हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी मैं छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि अगर एक्स डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है, जैसे एक बॉडी इधर, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर आपके तरफ जो आएगा वो जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ अगर कोई बॉडी मूव किया, जैसे मान लो यहाँ 2 किलोमीटर मूव किया, तो एक्स को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं। अगर कोई वाई की तरफ मूव कर गया तो वाई को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, कैप, ऐसा कैप। और अगर आपकी तरफ जेड एक्सिस में बढ़ा तो के कैप से, जेड एक्सिस में के कैप से। तो बस इतना अभी सिर्फ ध्यान रखना है, इस पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में, कहां पे, सेकेंड लेक्चर में यूनिट वेक्टर की। तो इतनी बात समझ में आई। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तीर से, एरो से। दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज मॉडुलस, मॉडुलस को इस तरीके से लिखते हैं, और ये ऐसा होता है। मॉडुलस लगाने का भी मतलब आप समझ गए, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेवर बी पॉजिटिव, ये पॉइंट दिमाग में डालो, स्पेशली बोर्ड के बच्चे, क्योंकि ये पॉइंट लिखना आ सकता है। बाकी आईआईटी नीट में कहीं भी इसकी जरूरत, जेईई नीट में कहीं भी इसकी जरूरत नहीं होने वाली है, क्योंकि भाई मॉडुलस क्या पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है। इतना आसान क्वेश्चन पूछने लगे तो भैया सब आईआईटी में ही जाएंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई, खत्म, आगे बढ़े। नाउ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसकी टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर पे जाने से पहले मैं थोड़ा और आपको कुछ बताना चाहता हूं इसी का, जनरल एडिशन। वेक्टर का मतलब होता क्या, तो जैसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी पोजीशन वेक्टर, टाइप्स में ही आ जाए, ठीक है, टाइप्स में पहला अगर हम लोग बात करें इसका पोजीशन वेक्टर का,
पोजीशन वेक्टर। वो क्या होता है, तो जैसे मान लो ये अपना हो गया ऑरिजिन 0, 0, ठीक है। यहां से कोई पॉइंट यहां पे, ये आपका घर हुआ, ये कोई दुकान, ठीक है, कुरकुरे का। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो इस दुकान का कोई पोजीशन होगा, इस दुकान का कोई पोजीशन होगा, x, y, x1, y1 लिख दिया हमने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 10th में पढ़ा हो, तो ये बात पता होगी कि पहले x एक्सिस लिखते हैं, देन y एक्सिस लिखते हैं, तो x डैश y डैश, या x1, y1। ये कैसे सब पॉसिबल हुआ, तो ये इस तरीके से पॉसिबल हुआ। वही पॉसिबिलिटी अब मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहां से यहां पे हमें पहुंचना था, कैसे मूव किया होगा। तो एक आप पहले ऐसे चले होंगे x1 डिस्टेंस, ये ऐसा हमने इधर x1 डिस्टेंस चला, और उसके बाद यहां से हमने, तो ये एक वेक्टर हुआ। अब समझना इसी बात, ये एक वेक्टर हुआ। तो वेक्टर बनाने के लिए कैसा, एक हेड एक टेल, ऐसे करके ऐसा, ये एक वेक्टर हो गया। अब यहां से हमें ऊपर जाना होगा, तो ऐसा करके हम लोग ऊपर चले, यहाँ पे हेड और टेल बना, और ऐसे हम लोग इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंच गए, x1, y1 से। क्लियर है इतनी बात। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये इतना गए, इन दोनों वेक्टर को जब हम लोग ऐड करेंगे, इसको नाम दे दो वेक्टर a, इसको नाम दे दो वेक्टर b। तो अब जो रिजल्टेंट, हम कहां पे थे, इनिशियली यहां थे, फाइनली यहां पहुंचे, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या हो गया, ये ऐसा तीर बना दिया, दिख रहा है ना, ऐसे क्या, और यहां पे तीर बना दिया, तो ये हो गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर r। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर हो गया, तो a और प्लस b के, r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये बात समझ में आई, तो ये होता है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, ये रिजल्टेंट वेक्टर अब क्या हुआ, एक पोजीशन हो गया, ये एक पोजीशन हो गया, ऑरिजिन से ये ऐसा एक पोजीशन हो गया, ऐसा ही एक और पोजीशन, तो ये एक अभी ये ना फाइनली ये एक हो गया पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर r, इसको हम लोग अभी एक पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। ऐसा ही एक दूसरा भी होगा, यहाँ पे पॉइंट x2, y2, और ये कुछ मान लो ऐसे करके ऐसे गए, ये r1 मान लेते हैं। अब ये दोनों है अभी पोजीशन वेक्टर, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक, मान लो ये ऐसा करके, ये होगा अपना व्हाट, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर। हैंड राइटिंग के लिए प्लीज आप लोग माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ है। ओके, तो इतनी बात समझ में आई कि दो पोजीशन वेक्टर के बीच का डिफरेंस क्या बोलते थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट कैसा है, समझ में आया, ये ऐसे गए इस तरीके से होते हैं। अब इसी में मान लो एक और बात आपको समझा दूं कि अगर आप इधर ऊपर ना जाके नीचे चले आए, सेम इतना ही डिस्टेंस x1, y1, नीचे आ जाते हो, तो ये b वेक्टर जो ऊपर था, वही b वेक्टर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऐसा नीचे हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो मैग्नीट्यूड अपना b, इसका भी मैग्नीट्यूड b, इसका भी मैग्नीट्यूड b। लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो गया, ये पहले ऊपर था, अब जस्ट नीचे हो गया, तो 180 डिग्री का टर्न, तो जस्ट अपोजिट। तो ऊपर हमने प्लस भी लिया, तो नीचे क्या लेंगे, माइनस भी। बहुत बच्चों वाली बात, ये हो गया क्या, माइनस वेक्टर। और अब इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट होगा, ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा अपना रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी। ये बात क्लियर है, a प्लस माइनस बी, इसको हम लोग जनरल टर्म में इसी को बोल देते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर a माइनस बी, क्योंकि प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। तो जनरल टर्म में दिस इज व्हाट, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आगे जब हम लोग रिजल्टेंट का अभी फॉर्मूला निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एडिशन ऑफ वेक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे फिर एक जगह सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी आएगा, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगेगा, एडिशन वाला ही फॉर्मूला लगेगा, बहुत आसान होता है, वो हम लोग वहीं पे समझेंगे, अभी बहस करके कोई फायदा नहीं। तो ये समझ में आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये बात इतनी जल्दी खत्म हो गई। नेक्स्ट, तो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रिजल्टेंट, ये तीनों ज्ञान हो गया आपको। अगर और थोड़ा सा इस पे बहस करें, तो जैसे मान लो और कुछ अच्छा सा अगर बनाए, जैसे मान लो यहां से अपने को कुछ यहां पहुंचना, और लोग दो स्टॉप लेके पहुंचते हैं, ठीक है, मतलब एक स्टॉप यहां पे लेंगे, दूसरा स्टॉप यहां पे ले लेंगे, ठीक है, और फिर वहां पहुंचेंगे। तो आपने स्टार्ट किया यहां से, तो आप बहुत अच्छे ऐसे करके कि एक वेक्टर हो गया, जिसको नाम हमने दे दिया क्या, वेक्टर ए। फिर यहां से आपने मूव किया यहां, चाय पानी करने के बाद, ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया हमारा, फिर आप फाइनल पोजीशन पे पहुंच गए वेक्टर सी, ठीक है। बारात यहां से निकली, यहाँ पे बारात ने पहला
दारू पानी किया ठीक है, और फिर यहाँ पे जाके अपना वो तैयार हो गया अच्छा सा सेंटमेंट मार दिया और फिर पहुंच गए शादी के मंडप में। ठीक, बहुत अच्छा। नाउ अब यहाँ अगर बात करें तो सिंपली आपको दिख रहा है रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या होगा, ये होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, तो बेसिकली आप यहाँ के आइडिया से बता सकते हो ए प्लस बी प्लस सी हो गया ना, ए प्लस बी प्लस सी। और अगर अच्छे से इसको देखें, एक और रिजल्टेंट हमें दिख रहा है ये छोटा सा, ये रिजल्टेंट कितना होगा, तो ये ए प्लस बी, ये कितना होगा ए प्लस बी। अब कितना देखो, ये ए प्लस बी और ये सी, हमने यहां से यहां गए, ये हमने नहीं फॉलो किया, हम डायरेक्ट यहां से यहां गए फिर यहां पहुंच गए, फिर भी ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये सब एडिटिव लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ ये सब आता है, कोई जरूरत नहीं है समझने की, ठीक है, उसका कोई मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी, उसका यही मतलब होता है बाबू कि आप यहां से यहां ए प्लस बी, यहां से यहां ए प्लस बी, आप उल्टा करोगे तो बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है और अब सुथरा समझने की भी कोई बात नहीं है, क्लियर ही है, पर ये कहीं पे पूछा नहीं जाता है, तो बस मैंने आपको ये बता दिया कि ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी ना बच्चे अभी क्या है ना, आप लोग 11th में आए होंगे तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा पॉइंट्स, ठीक है, तो इस वजह से ये आप फिगर देख के भी घबरा जाओगे, तो उसलिए मैंने ये फिगर आपको बता दिया। ऐसा इस फिगर में कुछ था नहीं, ये फिगर मैंने इसलिए बताया कि आप ऐसे फिगर देख के घबराओ नहीं कि यार ये तो मैंने देखा ही, मतलब ये पढ़ा ही नहीं गया। तो ये बात हो गई अपनी खत्म, तो पूरा ये पॉइंट खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट 2-3 टाइप की अच्छे से बात करें, ठीक है। एक होता है जीरो वेक्टर, सबसे पहले आता है किसमें, जीरो वेक्टर, जीरो और नल, NULL नल वेक्टर, चापाकल पानी वाला नल, वो वाला नल नहीं, नल मतलब क्या होता है, नल्ले, मतलब जिसको कोई काम ना हो, जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं, ठीक है, आज भी यही कल भी यही परसों भी यही, नल है, कुछ नहीं काम है, बैठे हुए, तो नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर दोनों इसको आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसका अगर हम डिफाइन पूछें तो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, प्लीज फिर से माफी मांग रहा हूं, राइटिंग के लिए माफ कर देना, ठीक है, मुझे माफ करना, आउटसाइड आओ, तो जीरो मैग्नीट्यूड, तो आपको अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो, इसका मतलब क्या है, कुछ है ही नहीं, तो क्या ये कैसे, अगर फिगर में बनाने जाऊं आपको तो फिगर ऐसा बनता है, मान लो इधर +1, आप आगे की ओर +1 जाते हो, ठीक है, एक वेक्टर है आपका +1 आगे की ओर और दूसरा वेक्टर है आपका -1, मतलब 1 किलोमीटर पीछे की ओर, तो -1, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 0, क्योंकि +1 एक आगे खींचे एक से और एक से पीछे, तो दोनों ने क्या कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया, तो नेट इन दोनों का एडिशन क्या आने वाला है 0, लेकिन 0 होके मैग्नीट्यूड 0 हो गया, मतलब ऐसे करके खत्म हो गया, ये पूरा इसको हमने मार मार के खत्म कर दिया, लेकिन इसका डायरेक्शन तो अब अनआइडेंटिफाइड है ना, कि ये डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा, क्या होगा नहीं होगा, हाँ, मरने के बाद भी एक डायरेक्शन है, तो इस वजह से कि साइंटिस्ट को लगा कि कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन बचा हुआ है, मैग्नीट्यूड तो हमने मार के खत्म कर दिया एक अपोजिट लगा के, लेकिन डायरेक्शन बचा हुआ है, और डायरेक्शन बचा हुआ है, मैग्नीट्यूड 0 तो है ना, एक न्यूमेरिकल तो है ना, 0 बहुत मतलब होता है, तो इस वजह से इसको एक नाम दे दिया गया कि भाई साहब आप जीरो वेक्टर, ठीक। इसका आगे रिसर्च में काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि जीरो वेक्टर, लेकिन आपको इससे कोई काम नहीं है, तो जीरो वेक्टर बस समझने के लिए कि जिसका मैग्नीट्यूड 0, क्यों ये आया, क्योंकि मतलब था इसका डायरेक्शन अनआइडेंटिफाइड था। नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर समझाने से पहले मैं आपको एक वेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दूं जो आपको जिंदगी भर काम आएगी, मतलब जिंदगी भर तो नहीं, मतलब जब तक आप पढ़ रहे हो विज्ञान साइंस, वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल 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 अच्छे से बहुत मतलब समझिए, एक प्रॉपर्टी होता है वेक्टर शिफ्टिंग होता है, क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं, ज्यादा ज्ञान मतलब सीधा वादा करने की कोई जरूरत नहीं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर जो है बाबू उसको आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझने के लिए मैं एक और आपको टाइप समझा दूं, पहले इक्वल वेक्टर का टाइप बता रहा हूं, ठीक है, इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर को आप इक्वल कब बोलोगे, दो वेक्टर को तभी आप इक्वल बोल सकते हो जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो, हाँ, मतलब वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर दे दिए ये और ये, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हुआ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, तो जैसे ये एक वेक्टर, ये इधर की ओर है, और दूसरा ये एक वेक्टर, हाँ, अब समझना, ये वेक्टर इसकी चौड़ाई जो है ये कुछ 2 यूनिट है, इसकी चौड़ाई कितनी है 2 यूनिट, और इसका भी आपको दे रखा है 2 यूनिट, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो गया, बहुत अच्छी बात, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। नेक्स्ट, अब डायरेक्शन देखने के लिए बाबू एक तो हो जाता है कि आपको डायरेक्ट मैंने ईस्ट लिख दिया, हाँ, 2 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट, तो टुवर्ड्स ईस्ट लिखने का मतलब क्या,
प्योरली ईस्ट, कोई थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा कुछ नहीं, प्योरली ईस्ट। तो अभी प्योरली अगर दोनों 2 किलोमीटर ईस्ट है, 2 यूनिट ईस्ट है, तो 2 यूनिट ईस्ट 2 यूनिट ईस्ट, यानी दोनों का डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है। अब ऐसा देखा नहीं, हमेशा आपको डिग्री में दिया रहेगा कि ये जो है, ये मान लो ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस किधर होता है, इधर 0 डिग्री बनाने का मतलब क्या, इसी एक्स एक्सिस के लाइन के थ्रू। तो ये अगर 0 डिग्री बना रहा है और इसका मान लो आपको दे दिया 1 डिग्री, एक्स एक्सिस ऐसे था और 1 डिग्री मतलब ऐसा थोड़ा सा ऐसे 1 डिग्री, तो उस केस में ये दोनों इक्वल वेक्टर होगा नहीं, क्यों, मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन डायरेक्शन एक एग्जैक्ट सीधा था और एक थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। यहीं से आता है कांसेप्ट इसका पैरेलल शिफ्टिंग का। ये वेक्टर जो है 2 यूनिट का और ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर 0 डिग्री एक्स एक्सिस, या फिर मान लो अगर इसको हम लोग 30 डिग्री बोलते थे आपको, 30 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस, कॉम्प्लिकेटेड मतलब अच्छा से क्लियर बना है, ये ऐसे करके एक वेक्टर, ठीक है, 2 यूनिट का कितना एंगल बना रहा है, तो आपको दे रखा है कि ये वाई एक्सिस के साथ कुछ 30 डिग्री बना रहा है। तो इस वेक्टर को जो कि y के साथ 30 डिग्री बना रहा है और 2 यूनिट लंबा है, इसको आप यूनिवर्स में कहीं भी उठा के ले जा सकते हो बिना इस वेक्टर को चेंज किए। बस शिफ्टिंग कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। अब दो चीज पैरेलल कब होता है, जब वो दोनों कहीं नहीं जाके मिले। कहीं नहीं जाके मिले मतलब ये भी एग्जैक्ट, मान लो ये x एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 90, तो दूसरा जो वेक्टर है वो भी x के साथ कितना बनाना चाहिए 90 डिग्री, तभी तो वो पैरेलल जाएगा ना। एंगल अगर थोड़ा भी चेंज हुआ, मान लो ये 60 पे जा रहा है और ये 30 पे जा रहा है, तो ये आगे जाके से मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है आप इसको उठा के यहां लाना चाहते, तो यहां लाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 मीटर लंबा होना चाहिए, मतलब 2 यूनिट मीटर 2 यूनिट लंबा होना चाहिए, और y के साथ हमेशा इसको 30 रखना है। तो हमने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, यहां कर दो या यहां भी आप बना सकते हो, ये 30 डिग्री पे ऐसे करके। तो ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गया। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब हम लोग एडिशन सीखेंगे और आगे जितना भी वेक्टर का काम करेंगे, तो पैरेलल शिफ्टिंग ध्यान रखना है। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी ले जाकर शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी दुनिया में ये कहीं भी जा सकता है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वल वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर समझ में आ गया। नेक्स्ट कौन सा वेक्टर टाइप है, नेक्स्ट टाइप हम लोग पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब समझ ही रहे होंगे, मान लो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर भी ऐसा है, तो ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी नहीं है। पैरेलल इन सेंस व्हाट, डायरेक्शन। तो ये जैसे मान लो ये ऐसा छोटा सा छोटा सा, ये 2 यूनिट का, ये 1 यूनिट का, ये लेंथ अगर आपको दिया रहना होगा, शायद मैंने ये कंसेप्ट नहीं बताया, तो भाई साहब ये जो लेंथ का जो कंसेप्ट है ना, ये मान लो इतना लंबा ये छोटा है, तो वो लेंथ जितना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखना, लेंथ इज रिलेटिव मतलब मैग्नीट्यूड। जैसे ये इससे अगर दुगुना है तो इसका मैग्नीट्यूड दुगुना है, मतलब ये 2 तो ये 4, ये 4 तो ये 8, ऐसा। अगर लेंथ इससे 3 गुना है तो 1 तो ये 3, ये 4 तो 12, ऐसा, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर के लिए देखो मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अगर आप जेई और नीट के बच्चे हो तो आप भी नहीं लिख रहे होगे ज्यादा, लेकिन आप लोग लिखो कॉपी में, शायद आप लोग क्लास करते होगे तो नोट्स होंगे, नहीं तो बस समझने पे ज्यादा फोकस करो, यही बेस्ट है, दिमाग में आइडियाज फ्लो करने चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखे ज्यादा नहीं रहा हूं, इसके लिए बोर्ड वाले स्टूडेंट्स प्लीज माफ कर देना, फिर से माफी मांग रहा हूं, 3 बार माफी मांग चुका हूं, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता ना, अब समझना। तो पैरेलल वेक्टर के लिए, पैरेलल वेक्टर के लिए जरूरी है मैग्नीट्यूड बराबर, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, डायरेक्शन बराबर हो गया, तो वो तो इक्वल वेक्टर बन गया ना। पैरेलल वेक्टर के लिए जरूरी है सिर्फ डायरेक्शन, कि ये अगर जैसे ये है और ये दोनों का मैग्नीट्यूड अलग दिख रहा है, ये भी अगर 30 डिग्री बना रहा है x के साथ और ये भी अगर 30 डिग्री बना रहा है x के साथ, तो ये दोनों कैसे वेक्टर हो गए, पैरेलल। अच्छा, इसी को उल्टा कर दिया, ये 30 डिग्री इधर और ये 30 डिग्री इधर, x के साथ 30 डिग्री, x के साथ 30 डिग्री। तो उस केस में अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए, दोनों का मुंह देख रहे हो, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, तो ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। तो पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, इक्वल वेक्टर्स एक लाइन आप बोर्ड वाले लिख लेना और बाकी समझ लेना। इक्वल वेक्टर्स ऑलवेज बी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन पैरेलल वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर कर दो दो पैरेलल वेक्टर का तो इक्वल हो गया, नहीं किए तो इक्वल नहीं रहा। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक सा कुछ टाइप है, इन टाइप का कोई लेना देना है नहीं, बस समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी था। तो टाइप ऑफ वेक्टर हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर और मे बी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगर यहां से आप चलते हो, यहां से आप चलते हो और इस तरीके से आप यहां पहुंचे और फिर यहां से आप यहां पहुंचते हो, ये कुछ हो जाता था अपना वेक्टर ए और ये कुछ हो जाता था वेक्टर बी, और इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक हम लोग एक वेक्टर जो बनाते थे इसका हम लोग नाम दे देते थे रिजल्टेंट, जो कि होता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आज हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। फर्स्ट लॉ जो होगा
वो होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो वही वाला कल वाला जो डायग्राम, लास्ट लेक्चर वाला डायग्राम है, वो अपना पहले बना लेते हैं कि हम लोग कहां से चले, इस पॉइंट से चले, ये कुछ हमने यहां तक ट्रेस किया वेक्टर ए, ओके, एंड देन यहां से कहां पहुंच गए, कुछ यहां पे, ये हो गया अपना वेक्टर बी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। रिजल्टेंट अपना कौन सा होता था, तो रिजल्टेंट हमारा ये हो जाता था ऐसा, जो ये थर्ड मिलता था। तो दिस इज रिजल्टेंट आर, दिस विल इक्वल्स टू ए प्लस बी। नाउ करना क्या है, ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे हैं और निकालेंगे क्या हम लोग, मैग्नीट्यूड। तो इसको ऐसे ऐसे करके डॉट करके आगे बढ़ा देते हैं और इससे आगे ऐसे करके मिला देते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जो दो वेक्टर हमारे पास दिए हुए ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालने बोले तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये पॉइंट कंफ्यूजिंग नहीं कहूंगा, इजी पॉइंट है, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ए और बी के बीच में जो आपको एंगल निकालना होगा, दो वेक्टर के बीच में जब भी एंगल निकालना होता है तो ध्यान ये रखना है कि दोनों वेक्टर का या तो टेल टेल, जैसे देखो ये ए का टेल ये है, बी का टेल ये है, यहां पे ऐसा होता है ना, ये एरो हेड होता है और ये टेल होता है। तो टेल से टेल मिलना चाहिए या हेड से हेड मिलना चाहिए, तभी वो एंगल होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जैसे देखो यहां पे अगर आर और ए के बीच में एंगल कहे तो आर का टेल और ए का टेल मिल रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट और एंगल एक वेक्टर ए का टेल मिल रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा किसका, रिजल्टेंट और ए के बीच का। इसका नाम हम लोग कुछ अल्फा दे रखा है। ठीक ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स अगर कहेगा तो ये वाला जो है ना, ये अपना एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, यहां टेल है, ए का टेल, सॉरी ए का हेड और बी का टेल मिल रहा है। कैसा हो रहा है, ये अपना बी है और ये अपना ए, तो इसका टेल और इसका हेड, ए का हेड बी का टेल मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को डिस्प्लेस करके यहां ले आएंगे, टेल टू टेल मिलाने के लिए, तो यहां ले आएंगे। तो दैट मींस सिंपली इस लाइन को अगर हम लोग बढ़ा दें तो ये वाला जो एंगल होगा, ये हमने ए जो था ना, ए को उठा के इधर ले आया, तो ये वाला एंगल, अब देखो बी का टेल और ए का टेल दोनों का मिल रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा दैट इज थीटा, ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये वाला नहीं होगा। तो यहां भी वही चीज देखो, तो सिंपली ये आगे बढ़ा, तो ये एंगल जो होगा दिस थीटा विल बी व्हाट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ए और बी के बीच का वेक्टर का एंगल कौन होगा, ये थीटा। इतनी बात आई समझ में। अब बहुत ही आसान सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे। क्या मैथमेटिक्स है, तो सबसे पहले नेमिंग कर दो, तो नेमिंग कर देते हैं, ये मान लो ए बी सी और डी, ऐसे करके चारों पॉइंट्स का हमने नाम दे दिया। नाउ अगर हम लोग सबसे पहले बात करें किसकी, ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी डी सी की बात करें, ट्रायंगल बी डी सी की, तो ये बी डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है बहुत अच्छे से 90 डिग्री सी पे। तो यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं बी डी स्क्वायर विल इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इतनी बात बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मान लो इक्वेशन 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी सी पे, ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे भी ये भी 90 डिग्री वाला ही ट्रायंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे भी वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो ए बी स्क्वायर विल इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा। आ रहा है समझ में, बहुत आसान। तो बस अब कुछ करना नहीं है, यहां से हम लोग कंपैरिजन ला देंगे। देखो यहां से अगर बी सी स्क्वायर की बात करें, ठीक है, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर होगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर होगा। इस बी सी के जगह यहां बी सी स्क्वायर दिख रहा है, यहां बी सी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या इक्वेशन 1 को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो आ जाएगा बहुत आसान सा खेल। ए बी, अच्छा अब नाम मत बदल दो, ए बी का नाम क्या था, रिजल्टेंट आर, तो यहां पे हम कह सकते हैं आर, अच्छा स्क्वायर कर रहे हैं, मॉडुलस लगा देंगे, तो मॉडुलस, तो सिंपली मॉडुलस लगाओ या नहीं लगाओ, तो सिंपली सिर्फ आर लिख सकते हो। अगर कल लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था ना कि मैग्नीट्यूड के लिए या तो मॉडुलस लगा दो नहीं तो वेक्टर का साइन लगा दो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है बी सी, तो बी सी तो अभी पता नहीं है क्या है, तो बी सी को बी सी दे देते, तो बी सी का भी कुछ नाम नहीं है, तो बी सी को बी सी स्क्वायर प्लस ए सी
ये दिख रहा है हमें AC स्क्वायर। AC की जगह हम लोग AD प्लस DC लिख सकते हैं, AD प्लस DC, AD प्लस DC। अच्छा BC स्क्वायर को हमें चेंज भी करना था ना, आगे नेक्स्ट वाले में करते हैं। आर स्क्वायर विल इक्वल्स टू BC की जगह क्या लिख देना है, BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस ये इन दोनों का होल स्क्वायर है ना, AC की जगह AD प्लस DC और इनका होल स्क्वायर, तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो AD का स्क्वायर, इसको हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस 2AD इंटू DC, ये होगा। अब लास्ट स्टेप अपना ये होगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर, BD स्क्वायर, BD ये है, BD का नाम क्या था B, तो B स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, चल बसे, तो इन दोनों को चल बसे ले गया ये होना, प्लस AD स्क्वायर, AD स्क्वायर, AD का नाम क्या A, तो ये हो गया क्या अपना A स्क्वायर प्लस 2AD, AD तो पहले से A है, इंटू DC। अब देखो DC हमने अपने मन से आगे बढ़ाया था, तो इसे हमें जो यूनिट दिया हुआ था A B इन सब के सेंस में लाना होगा, तो बहुत आसानी से ला सकते हैं। देखो ये DC है, ये DB है, तो थीटा के लिए DC क्या होगा, बेस, फॉर थीटा DC इज बेस, तो DC अपॉन दिस DB, DC अपॉन DB, दिस विल इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है cos थीटा, तो DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DB cos थीटा, तो DC की जगह हटा के रख दोगे क्या DB cos थीटा, तो दिस DC विल बिकम DB cos थीटा, तो DB क्या है B, तो B cos थीटा, समझ में आ रहा है, DC की जगह DB cos थीटा, तो DB क्या था B, तो B cos थीटा, तो यही होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर के रिजल्टेंट का, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये हमने किस लॉ से देखा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से देखा। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट हमारा आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यहां पे हमने क्या किया था, यहां हमने सीक्वेंस को फॉलो किया था कि आप अगर A से B जा रहे हो तो कैसे जाओगे, एक बार आप इस डायरेक्शन में इतना जाओगे AD, ये वेक्टर खत्म होगा, फिर कैसे जाओगे D, तो ये हमने एक सीक्वेंस से फॉलो किया। अब दूसरा जो तरीका जो पैरेललोग्राम लॉ आएगा, यहीं पे मैं स्टार्ट कर देता हूं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यहां पे हमारा जो यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, जो हमने लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर वेक्टर का जो किया उसमें जो हमने बात समझी थी कि वेक्टर को आप पैरेलली यूनिवर्स में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, तो उसी लॉ का अब यहाँ पे यूज होने वाला है कि यही जो AD था, कि हमने यहां से यहां गया और दूसरा कोई भी वेक्टर, और इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं, दूसरा ये एक वेक्टर हमने आपको A दे दिया, हाँ, और दूसरा वेक्टर मैंने आपको यहां बना के ऐसे दे दिया वेक्टर B, एक यहां एक यहां दे दिया। अब कहूंगा कि इसे ऐड करके बताओ कि क्या रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है कि ये यहां है ये यहां है, कैसे ऐड करेंगे, कोई मैच नहीं। लॉ पता है क्या कि वेक्टर यूनिवर्स में पैरेलल कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, तो बस इसको इसी तरीके से पकड़ेंगे। ये मान लो कुछ थीटा एंगल पे अगर है, ये कुछ थीटा एंगल पे है, तो बस थीटा एंगल से ही यहां पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहां पे हमने इसे शिफ्ट कर दिया वेक्टर B को, कितने एंगल से, थीटा एंगल से कर दिया, बहुत अच्छा बहुत आसान। अब करना क्या है, तो अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, किस तरीके से, पैरेललोग्राम लॉ की मदद से। वैसे क्वेश्चन आते वक्त ये सब इतना ध्यान नहीं रखना है, बट बेसिक पता होना चाहिए अच्छे से। अब करना क्या है, इसके पैरेलल में, A के पैरेलल में ऊपर बना दो एक साइड, और B के पैरेलल में इधर बना दो एक साइड। थोड़ा मैं ज्यादा लंबा दे रहा हूं क्योंकि फिगर छोटा नहीं दिखना चाहिए। ये हमने बना दिया पैरेलल। अब रिजल्टेंट जो होगा वो इस पैरेललोग्राम का, ये एक पैरेललोग्राम हमें दिख रहा है, वो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये होगा क्या, रिजल्टेंट R, ये होगा अपना रिजल्टेंट R। और पिछले जैसे यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा था रिजल्टेंट, यहां भी हम लोग रिजल्टेंट के साथ क्या मान लेते हैं, अल्फा। अच्छा, अभी उसका मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं कि रिजल्टेंट का एंगल कितना होता है, ठीक है, वो इससे भी बता सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से भी बता सकते हैं। तो अभी जब ये रिजल्टेंट का हो जाएगा तो मैं करता हूं। ऐसा हो गया फिगर, बहुत अच्छा बहुत आसान। अब कुछ नहीं करना है, अब बस वही छोड़ा ना, यहां जिस तरीके से बढ़ाया उसी तरीके से यहां भी बढ़ा दो, नेमिंग कर दो A B C D
और ई। ये वेक्टर बी तो ये भी वेक्टर बी, ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो उसकी जरूरत भी नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो ये वेक्टर बी है और ये भी एंगल कितना होगा थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा तो ये भी ए और बी ही है ना, तो थीटा एंगल। समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्टली पैरेलल शिफ्टिंग का। ना बताओ CD का अगर वैल्यू कहें आपको तो CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD बाय CE विल इक्वल्स टू sin थीटा हो जाएगा। CD बाय CE इक्वल्स टू sin थीटा हो जाएगा। ये CD और ये CE, CD के लिए थीटा क्या था, परपेंडिकुलर, तो sin थीटा, तो CD इक्वल्स टू क्या हो गया, CE sin थीटा। CE का नाम क्या है, B, तो B sin थीटा कह सकते हैं। ये चीजें अभी हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो CD की जगह क्या, B sin थीटा। उसी तरीके से ED बाय EC, ED बाय EC विल इक्वल्स टू cos थीटा होगा। थीटा के लिए ED क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा, तो ED इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EC cos थीटा, EC cos थीटा, दिस विल इक्वल्स टू B cos थीटा। ये बात समझ में आ गई? अब बस पकड़ लो अपना ट्रायंगल ABC, सॉरी ACD पकड़ लो, राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACD। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये AC का स्क्वायर विल इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, इसी को उठा के यहां लाओ। AC क्या है, R, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर R स्क्वायर, दिस विल इक्वल्स टू AD को जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE प्लस ED, AE प्लस ED का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो CD की जगह तो हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं ना, B sin थीटा का स्क्वायर, तो B sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़ो। R स्क्वायर विल इक्वल्स टू AE प्लस ED का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो AE की जगह हम लोग लिख सकते हैं, AE की जगह वेक्टर A, तो वेक्टर A प्लस ED की जगह क्या लिख सकते हैं, B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? AE की जगह A लिख दिया, ED की जगह B cos थीटा लिख दिया। अच्छा अभी सब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये वेक्टर वाला साइन आप हटा सकते हो। क्लियर? R स्क्वायर विल इक्वल्स टू A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB यानी 2A और B की जगह लिखेंगे B cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा जो था। कोई समस्या नहीं, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब समझना, R स्क्वायर विल इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अगर एक साथ लाएं तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। तो यहां से R स्क्वायर विल इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सेम फॉर्मूला है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, R इक्वल्स टू ये स्क्वायर तो अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ट्रायंगल लॉ से भी यही आता है, पैरेललोग्राम लॉ से भी यही आता है। मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। नेक्स्ट थिंग क्या है कि एंगल कितना बनाएगा, रिजल्टेंट का किसी वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे नोटेशन क्या ले लिया है, अल्फा A के साथ, यहाँ पे वही चीज लिया है अल्फा A के साथ। तो अगर हम लोग निकालने जाए एंगल तो कह सकते हैं टेन अल्फा, ये ट्रायंगल देखना ACD, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू CD अपॉन परपेंडिकुलर बाय बेस CD अपॉन AD। तो टेन अल्फा विल इक्वल्स टू CD कितना था अपना, CD था B sin थीटा, तो B sin थीटा बाय AD कितना था, AD था हमारा यहाँ A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा, तो लिखो A प्लस B cos थीटा। यही होता है एंगल। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखने से ध्यान रखने वाली बात है नहीं, कुछ थोड़ी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आते हैं जनरली, आते हैं IIT वगैरह में नहीं आएगा, ठीक है, ये एडवांस में नहीं आएगा, मेंस में भी नहीं आएगा, यूज किया हुआ आ सकता है। तो tan अल्फा इक्वल्स टू B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। एक बात ये फॉर्मूला तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें जो ध्यान रखने की है कि ये एंगल जो है, ये अल्फा और B और A, ये जो देख रहे हो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, तो एंगल किसके साथ देख लो, जैसे देखो ये A है, ठीक है, ये A है और ये कुछ B है और ये कुछ रिजल्टेंट है R। अब अगर मैं आपसे
ए के साथ एंगल पूछ रहा हूं, एंगल बिटवीन ए एंड आर, यानी ये अल्फा अगर पूछ रहा हूं, तो उस केस में बी कौन होगा, ये बी, वेक्टर बी ही बी होगा। लेकिन मान लो अगर मैं बी के साथ पूछ रहा हूं, ये कुछ मान लो ये थीटा, या इसको मान लो, हाँ इसी को मान लो अल्फा, तो इस बी वेक्टर के लिए जो ये बी होगा वो कौन होगा, ए। समझ रहे हो ये बात को? बी वेक्टर का मतलब ये नहीं कि जहां पे भी बी लिख दिए, मान लो अभी नाम यहां बदल दे, ये बी हो जाए, ये ए हो जाए, तो क्या करोगे? तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना। बी का मतलब ये हुआ कि जिससे एंगल नहीं लग रहा है, मतलब जैसे यहां अल्फा वो किसके साथ लग रहा है, बी के साथ ना, तो ऊपर ये जो बी है ये कौन हो जाएगा, वेक्टर ए। समझ में आ रहा है? और ये ए कौन हो जाएगा, बी। तो जैसे इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा। इस केस में जब अल्फा ये बात समझ में आया? तो ये चीज, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर है इतनी बात? ये था अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये मैं हटा के जल्दी से 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर लेक्चर खत्म करते हैं। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट एनी पॉइंट, दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मान लो F और F होगा, किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, सच दैट देयर रिजल्टेंट इज सेम एज आइदर वेक्टर। उसका जो रिजल्टेंट है R, वो किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर, एक के मैग्नीट्यूड होने का मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड के लिए बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना कितना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कैसे करेंगे? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r, तो सिंपली इसको इधर ले आओ ना रूट को, तो r का स्क्वायर विल इक्वल टू a कितना है, a भी बराबर है, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f इंटू f cos थीटा। ओके, ये r जो है ये भी f के बराबर होगा, तो f स्क्वायर इक्वल्स टू 2f स्क्वायर, और देखो ये भी 2f स्क्वायर, तो ये भी 2f स्क्वायर है और ये भी 2f स्क्वायर है, तो कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2 cos थीटा। यहां से f स्क्वायर से f स्क्वायर चलो बस, ये 2 नीचे चला जाएगा, 1/2। अच्छा ये प्लस में है तो ये इधर माइनस में आ जाएगा। तो क्या करना है अब, हाँ तो 1/2 विल इक्वल्स टू, ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, ये अभी ये मत करो, तो ये f स्क्वायर अपना हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। तो यहां से ये f स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा, 2f स्क्वायर, तो f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, दिस विल इक्वल्स टू 2f स्क्वायर cos थीटा। f स्क्वायर से f स्क्वायर कट गया तो माइनस 1/2, ये 2 नीचे आ गया ना, इक्वल्स टू cos थीटा। तो cos थीटा माइनस 1/2 कितने के लिए होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो cos 120। तो थीटा का कितना हो जाएगा, ये निकाल के देख लेना, 120 डिग्री होता है, तो थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। मतलब दोनों फोर्स, ये F और दूसरा F, इन दोनों के बीच में कितना एंगल, 120 डिग्री। अब अगर इसी में हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो देखो बाबू, ये भी F ये भी F, तो इस केस में रिजल्टेंट जो है वो कहां से जाएगा, बीच से, यानी ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। देखो अगर ये मजबूत रहता, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहता, तो ये वेक्टर क्या होता, इधर शिफ्ट हो जाता, तो ये एंगल बढ़ जाता और ये एंगल कम हो जाता। तो ऐसे ही क्वेश्चन आसान से आते रहते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ज्यादा मजा कब आएगा, जो 3-4 वेक्टर वाला आएगा, वो पढ़ने के लिए हमें पहले क्या समझना होगा, यूनिट वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर दोनों को कवर करेगा, एंड आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे उनकी हेल्प से कैसे 4, 5, 10, 20 जो भी हो, जितने भी वेक्टर्स मिले सबको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे यूनिट वेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है ये बहुत ही स्पेसिफिक है और ये वेक्टर्स तक ही इसके क्वेश्चंस लिमिटेड है, बट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये जहां तक वेक्टर जा रहा है, अभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में मैग्नेटिज्म जहां भी वेक्टर की बात आएगी तो इसके क्वेश्चंस इसके यूज, इसके क्वेश्चन नहीं, इसका यूज रहता ही रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को समझना कि यूनिट वेक्टर की। ये मैंने पीछे के लेक्चर्स में इसलिए नहीं डिस्कस किया था क्योंकि मैं पहले चाह रहा था कि मैग्नीट्यूड निकालना आप सीख लो, फिर यूनिट ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस उसके वैसे ही आते हैं। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने जब आपको वेक्टर समझाया था तो वहां क्या बताया था कि कोई भी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर वो किससे बनता है, तो मिक्सचर होता है किसका, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। ठीक है, तो जैसे मान लो ये है अपना वेक्टर ए, तो दिस विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखते थे, मॉड ए, या फिर सिर्फ ए से लिखते थे। नाउ डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन वर्ड इसी से कौन आया, दिस इज यूनिट वेक्टर, सिंपली जिसके पास डायरेक्शन होता है। लेकिन अब वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो यूनिट का मतलब आपको पता है, यूनिट इज 1। सो अगर इसको हमें डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड
हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड 1। यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा तो उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। बट बेसिकली इट कम्स टू रिप्रेजेंट व्हाट, डायरेक्शन। और इसे हम लोग लिखते हैं किस तरीके से, तो कैप से। कैसे, कैप से। जैसे वेक्टर ए का डायरेक्शन कुछ मान लेते हैं ए होगा, लेकिन सिर्फ ए नहीं, इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ऐसा एक कैप। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैप। तो दिस इज यूनिट वेक्टर, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर। सो ए कैप विल बी वेक्टर ए अपॉन ए। इसको हम लोग सिर्फ ए भी लिख सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ ए लिख दिया। तो वेक्टर ए अपॉन ए या फिर मॉड ए लगा दूं। क्लियर है, तो ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, बहुत आसान। तो दिस इज व्हाट, यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ये सिंपली आता है रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन। इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ डायरेक्शंस जो होते हैं तीन तरीके से लिए जाते हैं। ठीक है, एक्सेस में लेते हैं। एक तो नॉर्मली हम लोग 8 डायरेक्शन जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, चार अलग अलग। बट फिजिक्स में बेसिकली डील करते हैं किसमें, एक्सेस में। तो 3 एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। जैसे ये बोर्ड है तो ये मान लो एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और जो बाहर आपकी तरफ आ रहा है वो जेड एक्सेस। तो एक्स एक्सेस के लिए वी यूज, एक्स एक्सेस को वेक्टर में आई कैप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वाई एक्सेस को जे कैप से, जेड एक्सेस को के कैप से डिनोट किया जाता है। लेट, जैसे ये ऑरिजिन है, यहां पे कोई पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट मान लो कुछ 4,5। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। तो ये एक्स एक्सेस कितना हो गया, एक्स एक्सेस 4 हो गया और वाई एक्सेस 5 हो गया। ये बात समझ में आई। तो अब अगर इसे हमें वेक्टर के सेंस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो एक्स एक्सेस में कितना है 4, तो ये दिस विल बी 4 आई कैप एंड दिस विल बी 5 जे कैप। अब ये एलिमेंट मान लो कुछ यहां पे बोर्ड से कुछ ऐसा ऊंचाई पे भी है, तो एक्स और वाई उतना ही है, लेकिन ये हाइट ले रहा है कुछ मान लो 3, तो दैट विल बिकम व्हाट 3। और अब जेड एक्सिस में आ रहा है ना, तो जेड एक्सिस के लिए क्या लेते हैं, के कैप, तो दिस विल बी के कैप। तो 4 आई कैप, 5 जे कैप और 3 के कैप। ये अपना हो गया क्या, डायरेक्शंस हो गए। इस तरीके से लिखते हैं। और ये वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर अगर लिखना हो तो सिंपली यहाँ एडिशन डालेंगे ना, क्योंकि ये रिजल्टेंट हुआ। अरे भाई यहाँ से 4 गए तो 4 आई, उसमें 5 जे जुड़ा तो हम यहाँ पहुंच गए। अच्छा, उसमें के भी अगर जोड़ दिए तो वहाँ ऊपर पहुंच गए। यदि बात आई समझ में ना। अब हम अगर मान लो इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालने बोले, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने बोले तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। दैट इज ए कैप, मतलब मान लो ये रिजल्टेंट अगर मान लेते हैं, तो रिजल्टेंट अगर मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, आर कैप विल इक्वल्स टू वेक्टर आर। वेक्टर आर कितना है, तो यही वेक्टर के ही फॉर्म में है ना, आई जे कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर के फॉर्म में, तो सिंपली ऐसे लिख दो 4i प्लस 5j प्लस 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब देखो ये सारे क्या है, 90 डिग्रीज पे है। आई जे के मतलब आई होता है एक्स, वाई होता है जे, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री एग्जैक्टली। दोनों वेक्टर के बीच में, जैसे ये दो वेक्टर थे ना, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट था ना, कल जैसा हमने लेक्चर में देखा था, ये हुआ एक ये हुआ, दोनों के बीच 90 डिग्री और ये रिजल्टेंट गया। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो फॉर्मूला रिजल्टेंट का क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब देखो एंगल कितना है, 90 डिग्री, cos 90 कितना, cos 90 0, तो 2ab cos थीटा वाला टर्म खत्म हो गया, तो बचा क्या, √a² + b²। तो जब दो एंगल्स 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट सिंपली क्या हो जाता है, a² + b²। और अगर तीसरा थर्ड एक्सिस है तो प्लस c², ऐसा करके कर सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट सिंपली बहुत आसानी से कैसे निकल जाएगा, √4² प्लस 5² प्लस 3² जो भी आएगा 60 + 25 + 9, तो बाय वो वही हो जाएगा क्या, अपना यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा चलो एक निकाल के मैं देख लेता हूँ। तो ये नीचे कितना हो जाएगा, 16 + 25 + 9, तो 16 and 9 विल बी 25। 16 + 9 25 और दिस विल बी 25 ना, तो 25 + 25 50, तो √50। और ऊपर क्या बचा, 4i कैप + 5, तो इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या मिल गया अपने को, 4i कैप प्लस 5j कैप बाय √50 प्लस 3k कैप बाय √50, अलग अलग सेपरेट कर लिया। तो यही हो गया अपना क्या, ये आर कैप। सिंपली इससे डायरेक्शन भी आप बोल सकते हो। सिंपली जब अगर डायरेक्शन भी ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं तो इसे इस तरीके से हमने बना दिया। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने जाओ तो कितना आएगा, 1 आएगा। निकाल दो ना। क्या करते हैं, आई जे के में है तो इसका सिंपली स्क्वायर करना होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 4/√50 का स्क्वायर कितना, 16/50, 5/√50 25/50 प्लस 3/50 √50 तो 9/50, तो 16 + 25 + 9 कितना 50 बाय कुछ गलत किया क्या मैंने,
नहीं ठीक है। हाँ तो 50/50 कितना होता है, √1, तो √1 का 1 सिंपल निकल गया ना। तो यही होता है अपना क्या, यूनिट वेक्टर। इसके क्वेश्चंस एक देख लेते हैं जल्दी जल्दी। लेट मान लो अपने को एक क्वेश्चन दे दिया कि वेक्टर ए दे रखा है अपने को 2i प्लस 3j, वेक्टर बी दे रखा है i माइनस j प्लस k, और वेक्टर सी दे रखा है कुछ माइनस 2i प्लस 2j माइनस 3k, ऐसे करके दे रखा। 3 वेक्टर से ए बी सी। इसका हमें निकालना है कुछ यूनिट, फाइंड क्वेश्चन रहेगा, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी माइनस सी दिस विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पुट करो 2i प्लस 3j, ये कोमा हटाइए दोनों। उसके बाद प्लस बी है ना, तो प्लस i माइनस j प्लस k, और माइनस सी है तो माइनस सी यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस 2i माइनस प्लस माइनस 2j और माइनस माइनस प्लस 3k। इतनी बात समझ में आई ना। माइनस ले रहे थे तो सारे माइनस को हटाएंगे तो ये आ रहा है। कॉपी पे भी करके देख सकते हो, साथ में कॉपी पे भी जरूर करते रहो अगर कोई टर्म प्रॉब्लम। तो i के साथ ले लो 2i प्लस i 3i प्लस 2i 5i, j 3j माइनस j 2j और माइनस 2j कितना हो जाएगा 0, तो j खत्म ही हो गया, 0j प्लस k देखो, प्लस k प्लस 3k 4k। तो इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर इन तीनों को मान लो हटा के हम लोग लिख दिया कुछ r लिख दिया, तो r विल इक्वल्स टू ये तीनों वेक्टर यानी a प्लस बी माइनस सी अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस ये वेक्टर कितना है 5i प्लस 4k अपॉन इसका इनका वो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 25 प्लस 16 कितना होता है 6 5 11 2 3 4 41। तो बस 5i बाय रूट 41 प्लस 4k बाय रूट 41, ये हो गया। तो बहुत आसान। तो यही होता है यूनिट वेक्टर। ऐसे ही क्वेश्चन इससे बहुत आसान से आते हैं। ये काफ़ी स्पेसिफिक टॉपिक है और ये सिर्फ वेक्टर तक ही सीमित, ज़्यादा इसके आगे इसका कोई क्वेश्चन वैसा रहता नहीं है, इसका यूज़ वैसा है नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब ये कि जैसे हम क्या करते हैं, ऑरिजिन से चलते हैं इधर की ओर, चले कुछ x डिस्टेंस यानी x i और फिर हमने ट्रेवल किया y की तरफ कुछ डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया y j और पहुंच गए कहाँ, यहाँ पे। अब ये दो तो वेक्टर हो गए। फाइनल हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था, ये फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो दिस रिजल्टेंट, दिस इज व्हाट रिजल्टेंट। तो ये एक वेक्टर जो है ये r वेक्टर जो है, जो कि कुछ एंगल थीटा पे होगा, ये क्या है, ये इन दोनों से मिलके बना है, एक्स आई कैप और वाई जे कैप से मिलके बना है। तो इस वेक्टर को जब हम लोग मान लो इस वेक्टर आपको इस तरीके से ये वेक्टर दे दे, तो इस वेक्टर को इस एक्स आई कैप और वाई जे कैप में तोड़ने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब क्या, रिजोल्व करना, तोड़ना। तो सिंपली अगर डिफाइन करें तो रिजोल्यूशन मींस व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेक्टर, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का तोड़ना किसमें, इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में कोई भी चीज जो बनता है, कुछ भी, जैसे ये अगर बनाया है इंक से और फिर प्लास्टिक से, तो इंक और प्लास्टिक क्या हुए, इसके कंपोनेंट हुए। तो उसी तरीके से ये एक्स आई कैप और वाई जे कैप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस आर का कंपोनेंट। क्लियर है। तो इस आर के कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब समझने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है, मतलब दो थ्योरीज है। पहला थ्योरी है इसी को समझने का, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन मतलब आप समझते हो, प्रोजेक्शन मतलब होता है जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये ऐसा हो गया, ये मान लो वेक्टर बी।
अब प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं इधर से लाइट देता हूं, तो इसका जो शैडो है, ए का शैडो बी पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जैसे इस आर पे अगर हम यहां से टॉर्च दिखाएं तो ये कहां प्रोजेक्शन बनेगा, कुछ ये यहां तक दिखाई देगा प्रोजेक्शन, इसका शैडो बन जाएगा इतना लंबा इस पे। समझ में आ रहा है? तो इस शैडो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। और वही प्रोजेक्शन, दैट प्रोजेक्शन इज व्हाट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्लियर हो रहा है बात? शैडो को अब मान लो इधर से अगर हम लोग लाइट दें तो इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर से अगर लाइट जाता है तो कुछ ऐसा प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो प्रोजेक्शन का ही खेल होता है। आपको इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि आप फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और बी ऑन ए, तो वो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। बाकी ये काफ़ी ही आसान है, जितना अगर इसको अगर थ्योरेटिकली मैं आपको समझाता रहूँ तो इसके लंबे लंबे थेसिस मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन रुकने की जरूरत है नहीं। तो बस सीधा समझना है कि ये निकालते कैसे हैं। तो सीधा इस तरीके से समझना है कि अगर साथ वाला हाथ, जैसे ये आर है, इस पे अगर निकालने बोले, जैसे आर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो साथ वाला हाथ अगर है तो उसका कंपोनेंट हमेशा कॉस में जाता है। प्रूफ कहोगे कैसे, तो देखो ये थीटा है, इस थीटा के लिए ये क्या होगा, बेस होगा। मान लो ये वेक्टर ए है, तो दिस वेक्टर ए इज व्हाट, बेस फॉर थीटा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। तो ए क्या हो जाएगा, ए विल इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। इतनी बात आ गई समझ में। ये वाला कंपोनेंट देखो, दूसरा कंपोनेंट कौन होगा, ये या फिर ये, दोनों तो पैरेलल ही है ना, दोनों बराबर। ये कैसे निकालेंगे, तो फॉर दिस थीटा दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर। थीटा के लिए ये लाइन परपेंडिकुलर है, मान लो ये बी है, वेक्टर बी, तो बी अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। दिस विल बी बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो ये हो गया क्या, आर साइन थीटा। क्लियर है? ऐसे ही आपको टू डायमेंशनली समझना है। तो जैसे मान लो ये मैंने आपको दे दिया ऐसे करके कुछ, अब मान लो इधर दे दिया कुछ अल्फा एंगल है, कुछ क्या है, अल्फा एंगल है। अब मैंने आपको कहा कि निकाल के बताइए इसके कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट साथ वाला हाथ जो होगा, इसका मान लो ये आर दिया होगा और मैग्नीट्यूड कुछ आर है इसका। तो साथ वाला हाथ जो होगा, अभी अल्फा के साथ वाला हाथ ये है, तो ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, सॉरी अल्फा, अल्फा है ना इधर, कॉस अल्फा। इससे दूर वाला है यानी जस्ट 90 डिग्री, ये भी ध्यान रखना, दूर मतलब क्या, जस्ट 90 डिग्री। किससे, इससे जस्ट 90 डिग्री जो अलग होगा वो क्या होगा, आर साइन अल्फा। क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये साथ वाला था तो ये कॉस हो गया था और ये साइन हो गया था, ये मतलब यही आर साइन थीटा। यहाँ पे ये साथ वाला है तो ये कॉस हो गया था, ये साइन हो गया था। ये बात आपको समझ में आई? बहुत ही आसान था। अब अगर प्रोजेक्शन के क्वेश्चन आते हैं कि प्रोजेक्शन के थ्रू बताओ, तो जैसे ये आ गया आपको वेक्टर ए और ये दे दिया वेक्टर बी। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी का ए पे क्या प्रोजेक्शन होगा, मतलब बी से ए, समझ रहे हो? इन दोनों के बीच में एंगल दे दिया कुछ थीटा, तो बी का ए की तरफ क्या कंपोनेंट होगा। समझ में आ रही है बात? बी का ए की तरफ क्या कंपोनेंट होगा। तो बी को अगर हम लोग रिजॉल्व करें, बी को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो बी इधर की ओर कितना होगा, बी कॉस थीटा, और इससे जस्ट 90 डिग्री पे क्या होगा, बी साइन थीटा। तो इधर की ओर इसका क्या छाप बन रहा है, क्या शैडो बन रहा है, बी कॉस थीटा। तो दिस विल बी व्हाट, बी कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई? अगर इसी में कहे ए का प्रोजेक्शन बी पे बताओ, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए बी की तरफ क्या कंपोनेंट बनाएगा, यहां मैं बता रहा हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और एंगल बीच में थीटा है। तो ए का बी की तरफ क्या कंपोनेंट होगा, तो ए का बी की तरफ कंपोनेंट होगा कुछ ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ए का बी की तरफ। क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पे क्या प्रोजेक्शन होगा, क्या शैडो होगा। तो ए का बी की तरफ क्या कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, और इससे जस्ट 90 डिग्री दूर यहां कहीं होगा, ये होगा ए साइन थीटा। अब आप कहोगे इधर क्यों नहीं होगा, तो बाबू वेक्टर इधर की ओर है ना, तो इससे 90 डिग्री देखना होता है, ए कॉस थीटा से 90 डिग्री। तो इससे 90 डिग्री इधर जाओगे तो वो वेक्टर इस साइड भागने लगेगा, तो वो नहीं होगा। इधर से ऐसा 90 डिग्री है, तो ये इन दोनों के बीच में कितना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। तो ये होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के क्वेश्चन आपको वेक्टर में स्पेसिफिकली आते हैं। एचसीबी वगैरह के क्वेश्चन आप देखोगे तो प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं कि भैया ए का बी पे क्या प्रोजेक्शन होगा, तो समझ गए कि ए का बी पे इस तरीके से जस्ट कंपोनेंट हमें निकालना होता है। साथ वाला हाथ कॉस थीटा, दूर वाला हाथ साइन थीटा। बहुत ही आसान था। तो प्रोजेक्शन का मतलब समझ गए, और कंपोनेंट्स मतलब क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है क्या, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स।
एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ दिया। ये था, ये इससे और इससे बना था, तो उसमें हमने इसे तोड़ दिया। कैसे तोड़े? साथ वाला cos थीटा, दूर वाला sin थीटा। तो यही तरीका होता है सिंपली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के। अब इसी का यूज मैक्सिमम आगे भी होगा। आपको रिजोल्यूशन जहाँ भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ, मैग्नेटिक फोर्स निकालना हुआ, या जहाँ भी वेक्टर की बात आएगी, एडिशन की बात आएगी या मल्टीप्लिकेशन की भी बात आएगी, तो ये चीज़ें आती ही आती हैं। कॉम्पोनेंट्स ब्रेक करना आना ही चाहिए। तो अगर हम एक स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2i कैप, उसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपली क्या हो जाता है? 4i कैप। वो सिंपल अलजेब्रा का जो रूल है वो फॉलो करता है। बट अगर जब हम लोग दो वेक्टर को, जैसे 2i कैप को हमें 2j कैप के साथ मल्टीप्लाई करना हुआ, या 2i कैप को 2i कैप के साथ हमें मल्टीप्लाई करना हुआ, तो उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो बदल जाते हैं। तो वेक्टर टू वेक्टर हम लोग मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो अभी तक जो आप सिंपल अलजेब्रा में पढ़ते होंगे तो 2.2 ऐसे भी लिखा रहता था, 2 into 2 ऐसे भी लिखा रहता था, और दोनों इक्वल्स टू 4 ही हो जाता था स्केलर के केस में, सिंपल अलजेब्रा जो आप पढ़ते थे। तो उस समय इस डॉट या क्रॉस का ज्यादा कोई मतलब होता नहीं है। बट जब वेक्टर में आ जाते हैं तो इस डॉट और इस क्रॉस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। दोनों अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? डॉट प्रोडक्ट की, मतलब इस टाइप के प्रोडक्ट की। जैसे अगर इसमें हम लोग लगा देते हैं लेट 2i कैप, तो ये एक वेक्टर बन गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और ये मान लो 2j कैप, तो ये भी एक वेक्टर बन गया। तब क्या रिजल्ट होगा? तो 4 नहीं होगा, कुछ डिफरेंट रिजल्ट होगा। एंड दिस इज व्हाट? डॉट प्रोडक्ट, 2i कैप डॉट 2j कैप। इसे हमें डॉट प्रोडक्ट के तरीके से करना होगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे करते हैं। तो बहुत ही आसान है। लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, वहां आपको बताया था कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो वहां मैंने आपको एक जिक्र किया था कि प्रोजेक्शन का, कि इसका इस वेक्टर का इस वेक्टर पे क्या प्रोजेक्शन होता है। जैसे ये बना दिया था a और ये बना लिया था जैसे b, तो इस b पे अगर हम लोग लाइट देते हैं तो इसका क्या प्रोजेक्शन इस पे बनेगा? तो रिजल्ट क्या आ रहा था? b, अगर इस दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो b cos थीटा, और ये इससे जस्ट 90 पे b sin थीटा, ये आ रहा था। तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट जो है आसान भाषा में समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। इतने वर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। राइटिंग के लिए प्लीज माफ करना। तो सिंपल अलजेब्रिक जैसे जोड़ते हो ना, 2 गुना 2, सॉरी मल्टीप्लाई करते हो, 2 into 2 4 हो जाता है। तो वही सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे अगर आप मतलब कोई बुक लेते हो, या इसका जो मतलब फॉर्मेटेड जो कहते हैं डेफिनेशन, फॉर्मेटेड डेफिनेशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन ऑफ वन वेक्टर विथ अनदर वेक्टर, ऐसे करके बहुत कुछ है। तो उतना नहीं, सिंपल समझते, सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। ओके, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि मान लो वही वाला फॉर्म कि मैंने आपको दे दिया कि ये एक वेक्टर a है और ये एक वेक्टर b है, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। अब हमें निकालना है a डॉट b, हमें निकालना है a डॉट b। तो क्या होगा अब समझना, अभी ये वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में और ये वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में। अब डेफिनेशन मैंने क्या बोला? सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन 2 वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, दोनों वेक्टर जब एक डायरेक्शन में, तो अभी ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एक डायरेक्शन में ले आएंगे। तो जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ए के डायरेक्शन में, ए डॉट बी का मतलब क्या हो रहा है अच्छे से समझ लो कि ए के डायरेक्शन में बी डॉट ए अगर रहता तो हमें बी के डायरेक्शन में देखना होता। वैसे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए के डायरेक्शन में देख रहे हैं या बी के डायरेक्शन में देख रहे हैं। हाँ, बट आगे अगर और अच्छे से समझना चाहो तो उसलिए मैंने बताया कि अगर ए डॉट बी है तो मींस डायरेक्शन क्या हमें फाइनल चाहिए? ए के डायरेक्शन में, और बी डॉट ए है तो बी के डायरेक्शन में लेते। नाउ अब क्या करना है? किसी के डायरेक्शन में, मान लो जैसे ये ए है, ए के डायरेक्शन में बी का क्या वेक्टर होगा? बी वेक्टर ए के डायरेक्शन में क्या होगा? क्या मैग्नीट्यूड होगा? क्या वैल्यू होगा? तो मैंने आपको पिछले में कंपोनेंट निकालना बताया था कि साथ वाले हाथ में cos थीटा। तो ये b जो है, b का इधर की ओर क्या कंपोनेंट होगा? b cos थीटा होगा, b cos थीटा होगा। क्लियर है? तो यहां से अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? a। अभी b वेक्टर अगर लिखे तो बाद में हम इसे b cos थीटा लिख देंगे। पता है ना, मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ a लिखा जाता है या फिर मॉड लगा के, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अब हमें क्या कर देना है? अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए ना, a भी इधर हो गया और b वाला भी a के डायरेक्शन में क्या उसका वैल्यू है वो हमने देख लिया। इन दोनों को अब हमें क्या करना है?
सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देना है, मतलब a इंटू बी कॉस थीटा। ध्यान रहे कि ये a क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मॉड a अगर इस तरीके से मॉड में लगा के चाहे तो वेक्टर के साथ लिख सकते हैं, मॉड b कॉस थीटा। थीटा क्या हुआ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये बहुत आसान सा फॉर्मूला आ गया a डॉट b का, a b cos थीटा, या उसको मॉड a मॉड b cos थीटा लिख सकते हो। a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर है, b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, थीटा क्या है, उस दोनों के बीच का एंगल। तो जो कोसाइन वाला बोल रहा था वही ये cos थीटा देख रहे हो ना, तो इन दोनों के बीच में कोसाइन कितना हुआ, तो वो cos थीटा होता है। तो ये इतनी बात हो गई, यही होता है फॉर्मूला a डॉट b का, a b cos थीटा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए होता क्या है, एक और पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर का मतलब आपको पता है जिसके पास कोई डायरेक्शन ना हो। यहां भी वही बात होती है कि ये मॉड ए है, मतलब मैग्नीट्यूड यानी कोई डायरेक्शन की बात नहीं, मॉड बी है, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं। cos थीटा इसका भी क्या होता है, 1/2 वैल्यू हो जाता है, √3/2 वैल्यू हो जाता है। तो यहां हमने कुछ भी डायरेक्शन को मेंशन नहीं करना है, मतलब a डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट कभी भी डायरेक्शन आपको नहीं देता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग निकालते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को हम लोग अगर किसी चीज को डॉट करते हैं तो वो एक स्केलर वैल्यू देता है। क्लियर है, तो इतनी बात होगी। अब मान लो जैसे आपको मैंने दे दिया कि a वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है कुछ 2 और इसका मैग्नीट्यूड है कुछ 3 और ये दोनों कुछ 30 डिग्री पे हैं, तो इनका a डॉट b बताओ, तो निकाल दोगे। a कितना 2, b कितना 3, cos 30 डिग्री मतलब √3/2, तो 2 इंटू 3 इंटू √3/2, 2 चल बसे तो 3√3, यही हो गया क्या, मैग्नीट्यूड। अब बाबू इसको और एक दूसरे तरीके से कैसे देते हैं, टाइप 1 अगर हम लोग समझे, इसको हम लोग टाइप 1 में भी कहते हैं, कि यहां से आपको एक फॉर्मेटेड क्वेश्चन आता है। आपको बुक्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको एंगल निकालने बोल देगा, आपको a दे देगा, b दे देगा और ये रिजल्टेंट दे देगा। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि आपको a डॉट b दे दिया और वेक्टर a वेक्टर b दे दिया। जैसे मान लो a डॉट b आपको 3√3 दे दिया, बोल दिया कि एक क्वेश्चन दिया a डॉट b 3√3 है और वेक्टर a जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 2, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, तो फाइंड एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एंगल निकालने का। तो एंगल कैसे निकालोगे, तो ये cos थीटा वाले फॉर्मूला से, तो cos थीटा विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b बाय ये a b दोनों नीचे आ जाएंगे, ये a और ये b नीचे आ गए, ऐसा हो गया a डॉट b बाय a b। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इस पे अभी मैं आगे थोड़ी देर में क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो बेसिक वाले क्वेश्चन हो गए कि दो वेक्टर दे दिया और इसे एंगल पे बोल दिया, तो क्या करेंगे नेक्स्ट। अब अगर हमें कुछ अलग अलग ओरिएंटेशन से दे दिया या IJK में दे दिया तो कैसे करेंगे। तो यहां से अब हम लोग एक रूल पढ़ेंगे, उस रूल को कैसे समझते हैं। मान लो एक वेक्टर इधर है, ये x एक्सिस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x एक्सिस, ऊपर y एक्सिस और बाहर की ओर z एक्सिस। तो ये x एक्सिस है और इधर की ओर y एक्सिस है। अब मान लो आपको मैंने एक वेक्टर दिया, मान लो इधर की ओर कुछ 2i कैप और इधर की ओर कुछ 3j कैप, ऐसा करके दिया। क्लियर है। अब मैं कहूंगा आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताना है, मतलब 2i कैप डॉट 3j कैप, ये बताना है। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ये तो वही बात हो गई ना, ये अभी वेक्टर a मान लो, ये वेक्टर b मान लो, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, a b cos थीटा। क्लियर। a कितना है, a का मैग्नीट्यूड 2 है तो हमने लिख दिया 2, b का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 cos थीटा, cos थीटा, एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो एक वेक्टर x डायरेक्शन में है, एक वेक्टर y डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच कितना एंगल 90 डिग्री, सिंपल। तो यहां हमने क्या लिख दिया, cos 90 डिग्री। अब आपको पता है cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये टर्म कितना हो गया 0। तो अगर दो एंगल्स 90 डिग्री पे हो, 90 डिग्री मतलब इस सेंस में नहीं लेना है। अब मान लो कि ऐसे करके हमने दे दिया, तो वो डिपेंड करता है कि आपको एक्सिस, बट हाँ ये आप थ्योरी याद कर सकते हो कि अगर दो एंगल्स 90 डिग्री पे, मतलब दो वेक्टर्स अगर जैसे मान लो इसी ओरिएंटेशन को हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। अभी जरूरी नहीं होगा, अभी ये क्या होगा, मान लो ऐसे इसको हमने घुमा दिया तो ये a वेक्टर यहां आ गया, b वेक्टर यहां आ गया, तो अब ये IJ में होगा, ये भी IJ में होगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ही रहा तो उस केस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि समझ में आ रहा है ना आपको कि इसका जो J वाला कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में बिल्कुल 0 है, तो इसका अगर 0 हो गया तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो ये हो गया। अब मान लो
इसी तरीके से मैं आपको दे दूं यार 2i कैप डॉट 3k कैप जेड एक्सिस है, तो वहां भी देखो i और k के बीच में कितना एंगल 90 डिग्री, और जब भी एंगल 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना 0। तो कभी भी अगर एंगल्स 90 डिग्री हो, हाँ, एंगल बिटवीन वेक्टर 90 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। मतलब अब यहां से हमारे पास एक थियरी आ गया क्या कि i डॉट j या i डॉट k या फिर j डॉट k, j डॉट k या k डॉट j, ये कुछ भी अगर होते हैं तो इन सब केसेस में एंगल कितना है 90। मान लो j और k में तो j उधर गया और k बाहर आया तो एंगल तो 90 डिग्री बना, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोल दूं कि अब मान लो अब 2i कैप है और ये 3j कैप हटा दो, ये 3j कैप हटा दो और दूसरा भी वेक्टर हमने इधर ही कुछ ले लिया और उसका वैल्यू कुछ हो गया मान लो 3i कैप, 2i कैप डॉट 3i कैप, ये कितना होगा। तो वही बात ए बी कॉस थीटा, ए कितना है 2 है, बी कितना है 3 है, कॉस एंगल कितना है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये भी एक्स डायरेक्शन में और दूसरा जो वेक्टर है वो भी एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना 0 डिग्री। तो लगा दिया यहाँ पे हमने क्या cos 0 डिग्री। अब cos 0 का मतलब आपको पता है कितना 1, तो 1 हो जाएगा, तो यहां से बचेगा कि 2 इंटू 3 यानी 6। तो ये भी अब आपको पता होगा मैथमेटिक्स से, शायद अगर आप 11th में हो और आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वगैरह बता दिया गया हो तो cos का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना 1, cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और वो कितने पे होता है 0 डिग्री पे होता है, तो इससे ऊपर तो वैल्यू जा नहीं सकता है। तो इसका मतलब किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम कब होगा जब वो 0 डिग्री पे हो, तो एट 0 डिग्री वैल्यू इज मैक्सिमम। तो यहां से अगर i डॉट आई की बात करें, ये तो सिंपली 6 हो गया ना, 2 इंटू 3, i डॉट आई कितना हुआ 1, यहां पे i डॉट के कितना बना था 0, तब ना 2 इंटू 3 इंटू 0 बन गया था। ये सिंपली क्या है i डॉट j या i डॉट k, समझ रहे हो, और ये cos 0 का मतलब क्या है i डॉट आई। तो यहां से हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ गया, i डॉट आई विल इक्वल्स टू j डॉट j विल इक्वल्स टू k डॉट k विल इक्वल्स टू 1, दिस विल इक्वल्स टू 1। ये मैक्सिमम वैल्यू होगा हमेशा, समझ में आ रही है बात, i डॉट आई इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k। 3k कैप प्लस 2k कैप कितना होगा 6, डायरेक्शन नहीं लेना है, ये नहीं कि 6k कैप, ये नहीं, सिर्फ 6, क्यों, दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। k डॉट k कितना बन गया 1, k डॉट k कितना बन गया 1। क्लियर हो गई बात। एग्जांपल देखना चाहेंगे तो अब मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई साहब वेक्टर ए जो है वो हमारे पास है कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी जो है अपने पास वो है कुछ i कैप प्लस j कैप 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इतना दे रखा हमने आपको ए बी। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या दे रखा हमने क्वेश्चन में ही कि हमें a डॉट बी जो है वो कुछ आ रहा है 6, a डॉट बी कितना आ रहा है 6। आपको मैंने बोल दिया फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल बताओ, जो पीछे हमने बताया। तो फॉर्मूला क्या बोलता है बाबू कि साहब a डॉट b विल इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा a डॉट b अपॉन ये ए बी नीचे उठ के चले आए, तो ये ए बी नीचे आ गया। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एंगल निकालने का तरीका। अब सिंपली आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा विल इक्वल्स टू a डॉट b करते हैं, तो a डॉट b रखो पहले 2i कैप डॉट प्लस 3j कैप इंटू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन ए बी, ए और बी, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये ए का मैग्नीट्यूड कह रहा है। तो पिछले लेक्चर में हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है ना, पिछले या किसी में, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इंटू बी अंडर रूट बी का मैग्नीट्यूड कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस जे यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो दिस विल बी। अब समझना इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल अलजेब्रा कि ये पहले ये वाला टर्म इन तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3j वाला इन तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है, बहुत आसान से। तो 2i को बाबू 2i से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4,
2i डॉट 2i कितना 2 इंटू 2 4 और i डॉट i 1 तो 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 2i तो 2 2 4 i और i 1 तो 2i कैप प्लस इंटू 2i कैप यानी 4। 2i कैप से j कैप कितना हो जाएगा 0। 2i कैप से 2k कैप कितना हो जाएगा 0। ये बात आई समझ में, 90 डिग्री था। अब 3j के साथ करते हैं। 3j को 2i से करेंगे कितना हो जाएगा 0। 3j को j से करेंगे कितना हो जाएगा 0। 3j को j से करेंगे तो कितना होगा, तो 3 इंटू 1 इंटू j डॉट j कितना 1। समझ रहे हो? तो 3j इंटू j कितना हो जाएगा 3। आ रहा है ना समझ में? 3j डॉट 3j तो 3 इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 इंटू j डॉट j कितना होता है 1 तो 3 होगा। तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 3 और 3j प्लस 2k कितना हो जाएगा 0। बस हो गया, यही था ना। और बाय अंडर रूट 4 प्लस 9 13 तो रूट अंडर 13 इंटू 17 यही हो गया। ऊपर में 7 बाई रूट 13 इंटू रूट 7 ये हो गया कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स डाल दो इस तरीके से। समझ में आ गई बात? बहुत आसान था। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब अगर हम दो फॉर्म की बात करें, ऐसे मान लो इस फॉर्म में दे दिया कि a मॉड a प्लस b, हाँ मॉड a प्लस b इक्वल्स टू आपको मैंने दे दिया मॉड a माइनस b। ठीक है, ये दे दिया मॉड a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड a माइनस b। ये एक आपको डायरेक्ट रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा वो प्रूव करके देख लेते हैं। अब देखो ये क्या हमने बता रखा है कि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही होता है ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला। पिछला लेक्चर जो भी नया देख रहे हो तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें ये पूरा प्रूफ है। ये a माइनस बी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। माइनस बी क्यों लिया समझ में आ रहा है ना। a माइनस बी को हम लोग कैसे लिखते हैं a प्लस माइनस बी, तो माइनस को हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ ले लेते हैं। तो जैसे माइनस बी का स्क्वायर भी तो प्लस बी ही देगा, प्लस बी स्क्वायर ही देगा ना। तो उस वजह से ये ऐसे हो गया। यही है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कुछ नहीं है, वही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो ये बी स्क्वायर क्या, क्यों हमने प्लस लिया, क्योंकि माइनस बी का होल स्क्वायर कितना देगा प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बी है, तो एक बी है तो माइनस तो लेना ही पड़ेगा ना, तो माइनस बी। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर चल बसे, बी स्क्वायर चल बसे, बचे क्या 2ab cos थीटा विल इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये माइनस 2ab cos थीटा इधर उठ के चला आया तो क्या होगा 4ab cos थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये माइनस में था तो इधर आके प्लस में, दिस विल इक्वल्स टू 0। तो cos थीटा विल इक्वल्स टू हाउ मच 0/4ab। 0/4ab कितना देगा 0। तो थीटा कितना मिला अपने को 90 डिग्री। यानी कि इन दोनों के मतलब a और b के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। a और b के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप कहोगे a और b के बीच का एंगल a प्लस बी, a माइनस बी के बीच का एंगल क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि देखो ये थीटा जो हमने लिखा है वो किसके बीच लिखा है, a और b के बीच में cos थीटा लिखा है ना। तो ये थीटा एंगल किसका है, a और b के बीच का। तो इसलिए थीटा 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है कि अगर ये फॉर्म में रहे तो आपको समझ लेना है कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। क्लियर है? अगला एक फॉर्म हम अगर देखना चाहें तो अगर कुछ इस तरीके से दे रही है आपको कि यही चीज इस तरीके से दे रखा है a, ये टाइप 2 हम लोग देख a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो? a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तब क्या एक रिजल्ट आएगा, वो भी एक रिजल्ट देता है। इसको आसान से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले a को इन दोनों के साथ करोगे तो वेक्टर a जो है वो a माइनस बी के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, और फिर क्या करेंगे वेक्टर b को इसको इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल इक्वल्स टू 0। अब देखो a डॉट a यानी सेम ही डायरेक्शन में होगा, तो a डॉट a कितना हमें दे देगा a स्क्वायर दे देगा। समझ रहे हो? माइनस इसे हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b। देखो a डॉट b को 0 मत समझ लेना, अभी हमें पता नहीं है ना कि b किस डायरेक्शन में है। जरूरी थोड़ी है कि वो 90 डिग्री पे ही होगा, b कहीं भी हो सकता है, 60 पे हो सकता है, 30 पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 पे भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल दिया ना मैंने। मान लो 3i कैप और 2i कैप ले लिया, तो 2i कैप इज वेक्टर b। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज हुआ, डायरेक्शन ही। तो a डॉट b लिख दिया प्लस b डॉट a, तो उसको भी वही लिखेंगे ना a डॉट b। और ये क्या हो गया माइनस b स्क्वायर, दिस विल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस a डॉट b प्लस a डॉट b, चलो बस है बहुत अच्छी बात। a स्क्वायर ये माइनस b स्क्वायर चला गया उधर, तो माइनस
प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो दोनों तरफ अंडर रूट चला जाएगा तो ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बात आ गई कि अगर ये फॉर्म में दिया हुआ है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ए विल इक्वल्स टू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू बी। वेक्टर डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये बात हो गई क्लियर। तो ये कुछ तरीके थे, कोसाइन निकालना हमने सीख लिया, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना सीख लिया। अब जो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक डायरेक्शन के कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल अलजेब्रिक मेथड से। यहां पे वो चीजें नहीं है। इसका एक और नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या किस सेंस में आता है, वेक्टर के सेंस में आता है। डॉट का रिजल्टेंट स्केलर के सेंस में आता था। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, जिस तरीके से हमने कहा था कि लेट मान लो जैसे ये ए है और ये कुछ बी है, तो डॉट में मैंने क्या बोला था, और इन दोनों के बीच मान लो एंगल थीटा है, तो डॉट में क्या होता था कि बी का, जैसे ए डॉट बी कह रहे हैं तो ए बी कॉस थीटा, यानी बी का जो इधर की ओर कंपोनेंट होता था वो लेते थे। ये वाला कंपोनेंट एक डायरेक्शन वाला बी कॉस थीटा, या फिर बी ए कॉस थीटा, ए का इसकी तरफ डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन वाला लेते थे, ठीक है। यहां वो चीज नहीं होगा, यहां पे हम लोग 90 डिग्री वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। कैसे, इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, साइन वाला। वहां पे क्या बोलते थे, कोसाइन लेते हैं, यानी कॉस ए बी कॉस थीटा। यहां पे क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो अपना स्टाइल है, जैसे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये हमें क्या देगा, तो इसका फॉर्मूला होगा सिंपली ए का ए और बी के बीच में ये एंगल हुआ ना, तो इन दोनों का 90 डिग्री वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। समझ रहे हो ना, बी ऐसे करके है तो ये बी कॉस थीटा, तो इससे 90 डिग्री पे क्या, बी साइन थीटा, और ए किधर क्यों है, इधर, तो इसका और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब देखो ए के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है तो ए इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है तो बी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ए बी साइन थीटा, वहां क्या होता था डॉट में, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी साइन थीटा तो हो गया अपना, लेकिन यहीं पे हम लोग रुकेंगे नहीं, ठीक है। यहां पे अब हमारे पास एक डायरेक्शन भी होगा। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। ये तीनों एक कांस्टेंट टर्म देता है, स्केलर टर्म देता है, इंटीग्रल टर्म देता है, सॉरी स्केलर टर्म नहीं, इंटीग्रल टर्म देता है। ये यहां से क्रॉस प्रोडक्ट में एक डायरेक्शन भी मिलता है। वो डायरेक्शन क्या होता है, बहुत आसान, ये हमारा राइट हैंड है। और आप लोगों ने 10th में राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा होगा फिजिक्स में। थंब रूल क्या बोलता था कि अब जैसे देखो, हमने क्या आपको पूछा, ए क्रॉस बी, क्या पूछा, ए क्रॉस बी, यानी आपको ए से कहां जाना है, बी। ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या, आपको ए से बी जाना है। तो ए से बी गए, यहाँ ए पे थे पहले, ए पे, और फिर बी पे गए, तो थंब किधर की ओर आया, बाहर की ओर। थंब किधर की ओर आया, बाहर की ओर। समझ रहे हो, तो ये एक डायरेक्शन हुआ, किसका, इसका, ये जो रिजल्टेंट आया उसका डायरेक्शन हुआ। तो इसको हम लोग अभी फिलहाल कोई नाम ना देके एन कैप लिख देते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो सिंपली एन कैप। तो यहां से हम लोग इसी को नाम क्या दे देते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये हो गया क्या, ए क्रॉस बी। अब यही अगर मान लो हमने आपको दे दिया बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या, बी ए साइन थीटा। बी क्रॉस ए का मतलब बी ए साइन थीटा, बहुत ही आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ढंग से सोचना ही नहीं है। बी ए साइन थीटा, और यहां भी कोई डायरेक्शन होगा एन कैप, इसके पास भी कोई डायरेक्शन होगा एन कैप। लेकिन अगर हम निकालने जाए, अभी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहां आ रहा था, प्रैक्टिकली बाहर की ओर। ए क्रॉस बी का कहां आ रहा था, बाहर की ओर। बी क्रॉस ए का कहां आएगा, तो बी से ए जाना है, तो बी से ए गए, तो थंब किधर खुला, अंदर की ओर। बी से ए आए तो थंब अंदर की ओर खुला, ए से बी गए तो थंब बाहर की ओर, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो अगर आप इस एन कैप को पॉजिटिव लिख रहे हो तो यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एन कैप हो जाएगा। उस नेगेटिव को हम लोग यहां लगा देते हैं, तो ये ऐसे माइनस बी ए साइन थीटा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, कह सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो यहां से एक हमारे पास पॉइंट क्या आ गया कि ए क्रॉस बी जो होता है, ये हमेशा क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। डॉट में क्या होता था, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। जो ए डॉट बी का होगा ए बी कॉस थीटा, वही बी डॉट ए का भी होगा बी ए कॉस थीटा। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, जिस मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, बट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, अपोजिट वेक्टर्स हो जाएंगे। समझ गए, तो ये इतना सा था सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का पॉइंट। अब हो क्या जाता है, समझो नेक्स्ट पॉइंट
कि अब आई जे और के सेंस में दे दिया। ऐसे अगर आपको दे दिया क्वेश्चन क्या कि दो वेक्टर है, एक का यूनिट 4 है, एक का यूनिट 5 है, दो वेक्टर दे दिया, एक 4 एक 5, दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल है, तो बताओ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, ए क्रॉस बी। तो आपको होगी क्या, ए बी साइन थीटा एन कैप, और ए का वैल्यू आप लिख दोगे क्या 4, बी का लिख दोगे 5, और साइन 30 डिग्री 1/2 एन कैप। डायरेक्शन अभी भी नहीं पता, तो ऐसे ऐसे कट गया, वो निकाल दोगे, बहुत आसान, 5 × 2 10 हो जाएगा। लेकिन ऐसा रहेगा नहीं, आएगा कैसा, तो आपको आ जाएगा कुछ आई कैप जे कैप और के कैप के सेंस, ठीक है, आई जे के सेंस। तो वो कैसे निकालेंगे। अब मान लो पहला एक पॉइंट मानते हैं, लाइक आपको एक मैंने टर्म दे दिया कुछ 2i कैप क्रॉस 3j कैप, 2i कैप क्रॉस 3j कैप, ये निकालना है। मतलब एक वेक्टर जो है ये क्या है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। अच्छा, तो क्रॉस का आप लोग फॉर्मूला पता है आपको क्या, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब समझिएगा a कितना है, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a कितना 2, तो यहाँ पे a की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2 गुना b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b कितना है 3, तो b की जगह हम लोग लिख देंगे 3, और साइन थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यानी a और b के बीच में एंगल। a किधर की ओर है, i की तरफ, फिगर अगर बनाया जाए तो a किधर है, इधर की ओर 2i कैप, और b किधर है 3j कैप, j मतलब y एक्सिस, तो 3j कैप। तो a और b के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ए बी साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। अब आ जाते हैं बाबू एन कैप पे। यहां से आप एन कैप मतलब वो डायरेक्शन कैसे देखोगे, तो ये जो डायरेक्शन होता है बाबू, ये जो वेक्टर सी आया ना, ये एन कैप, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये पॉइंट आप मेंशन कर लो कि रिजल्टेंट का जो एंगल होगा वेक्टर सी जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दोनों की, जिस दोनों से क्रॉस हुआ है ना, तो उस दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो यहां समझते हैं एन कैप। तो अब हमें चलना कैसे है, ए से बी, ए क्रॉस बी हो रहा है ना, तो ए ये था बी, ए से बी गए किधर आया बाहर की ओर, इस बाहर वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं जेड एक्सिस, जेड एक्सिस को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से, तो इसे हमने क्या लिख दिया के कैप। अब यहां से आ जाएगा 2 × 3 कितना 6, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो 6 के कैप, के कैप, के कैप, 6 के कैप। तो यही इसका फॉर्मूला हो गया, 2i कैप क्रॉस 3j कैप, तो 6 के कैप। तो i क्रॉस j से हमें क्या मिल गया, एक चीज दिख रहा है, i क्रॉस j से हमें क्या मिल गया के कैप। अब बताओ, जैसे यहां हमने देखा a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस, तो अगर इसको हम उल्टा कर दें j क्रॉस i लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस के कैप, माइनस, समझ रहे हो डायरेक्शन की वजह से ही हो रहा था ना, माइनस के कैप। मतलब अगर हम 3j से 2i आए, 3j से 2i, तो डायरेक्शन किधर की ओर, अंदर की ओर, अंदर कौन होता है इधर के कैप, तो अंदर माइनस के कैप, समझ रहे हो। आगे की ओर आया y एक्सिस, तो पीछे की ओर जाएगा माइनस y, z एक्सिस, सॉरी आगे की ओर आया z एक्सिस, तो पीछे की ओर आया माइनस z एक्सिस, तो आगे के कैप, पीछे माइनस के कैप। क्लियर है इतनी बात, i के परपेंडिकुलर हुआ के और j के भी परपेंडिकुलर हुआ के, तो इस तरीके से। अब मान लो ये कुछ 3k कैप है, ये कुछ 3k कैप, तो मतलब क्या हुआ, ये बाहर की ओर आ रहा है, ये जो ऊपर हम दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये बाहर की ओर ऐसे, हाँ इसको डॉट 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 अगर मैं करके बना दूं तो आपको बेहतर समझ में आए, ये कहाँ आ रहा है बाहर की ओर। अब क्या होगा, i से k चलोगे, i से k चलो, i इधर की ओर और k इधर की ओर, तो i से k चलेंगे तो किधर गया ये थंब, अरे भाई ऐसे चल लो, ठीक है, तो थंब किधर जाता है, या तो इधर आएगा नहीं तो इधर आएगा, i से k, देख रहे हो i से k, तो j में जा रहे हैं, नहीं समझ में आया, i इधर की ओर k इधर की ओर, तो हमें जाना कैसे है ऐसे करके, तो ये थंब देखो थोड़ा सा हाथ बचा के, ये कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, तो i से k जाओगे तो j, और j से k से i जाओगे तो माइनस j। तो बहुत ही आसान है, इसको याद कैसे रखेंगे, ऐसा कुछ याद करने वाला इसमें है नहीं, बट फिर भी अगर याद रखने की बात हो तो 2 रूल आते हैं, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के 2 रूल आते हैं, दोनों बच्चे वाले। क्या क्या आता है, पहला होता है क्लॉक रूल। क्लॉक रूल मतलब ज़्यादा कोई साइंस नहीं है इसमें, एक क्लॉक बनाना है, हाँ तो क्लॉक कैसा होता है रेक्टेंगुलर, कैसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग सर्कुलर क्लॉक लेंगे। क्या करो, क्लॉक ले लो और फिर एक सीक्वेंस में i j और k, इस तरीके से हमने ये 3 पॉइंट लिख दिया, i j k, जहाँ पे 12 बजता है वहाँ i, जहाँ 3 बजता है k, वहाँ जहाँ पे 9 बजता है k। हाँ ऐसा आप यहाँ भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है, ये नहीं कि यही सीक्वेंस फॉलो करना, ऐसा ही लिखना है, समझ गए। अब होता क्या है, जब आप सीधा चलोगे, सीधा का मतलब क्या,
पहले कौन मिलेगा, आई, फिर जे, फिर के। तो अगर आप अच्छे बच्चों की तरह सीधा चलते हो, मतलब आई से जे जाते हो, आई क्रॉस जे, तो आपको कौन मिल जाता है, के कैप। कौन मिल गया, के कैप। लेकिन वही आप अगर जे से आई जाते हो, इस तरीके से जे से आई गए, तो आपको कौन मिलेगा, माइनस के कैप। मतलब ये वाला उल्टा हो गया, माइनस के कैप। ठीक है, इसी तरीके से सीधा चलने का मतलब, अगर आप जे से के जाते हो, जम्मू से कश्मीर जाते हो, हाँ, तो जम्मू से कश्मीर जाओगे तो क्या मिल जाएगा, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुछ भी जो क्रैक कर दिया, कोई हंसी नहीं आई। जे से के चलते हैं, जम्मू से कश्मीर, तो मिल गया कौन, आई। सीधा चले ना अच्छे बच्चों की तरह, जम्मू से कश्मीर गए तो मिल गया कौन, आई। लेकिन कश्मीर से जम्मू आओगे, कश्मीर से जम्मू आओगे तो ये शायद उल्टा रास्ता पड़ जाता है, तो के से जे जाएंगे तो माइनस आई, ऐसे गए। अब तीसरा, आई से के जाएंगे या के से आई जाएंगे, तो फिर हमने क्या किया, एक सीधा रास्ता पकड़ा, आई से जे, जे से के से आई। ये हो गया हमारा सीधा रास्ता, क्लॉकवाइज। मतलब जैसे घड़ी चलता है, घड़ी के समय के हिसाब से चलोगे तो पॉजिटिव रहोगे, समय के हिसाब से नहीं चलोगे तो नेगेटिव रहोगे। देखो कितना बड़ा मोटिवेशन क्रॉस प्रोडक्ट दिया। क्या मतलब, अगर बच्चे घड़ी के हिसाब से चलेंगे, समय के हिसाब से चलेंगे तो पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाएंगे। अगर समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, मतलब आज का काम कल पे छोड़ देंगे, कल का परसों पे छोड़ देंगे कि अरे ये तो कर ही लेंगे बाद में, तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब समझ रहे हो, ये हो गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ और ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव। देखो बहुत बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके चलता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेके चलना है, आप पे डिपेंड करता है, प्योरली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी नेगेटिव ले रहे हो या पॉजिटिव ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कोई एक सीक्वेंस दिमाग में बैठा लो। तो ये वाला फंडा मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि क्लॉकवाइज चलो तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलो तो नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो क्लॉकवाइज के से आई गए, के से आई गए तो मिलेगा क्या, पॉजिटिव के क्रॉस आई, क्या देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा, तीसरा एक्सेस, पॉजिटिव जे कैप। लेकिन वही आई से के गए, यानी आई से के एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन मिलेगा, नेगेटिव जे कैप। आगे की बात समझ में बहुत ही आसान है। मतलब अगर अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप क्रॉस जे कैप प्लस आई कैप माई प्लस 2k कैप, ऐसा मैंने आपको दे दिया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो निकालने चलो, 2i को पहले इन तीनों से करेंगे, तो 2i क्रॉस j, 2i क्रॉस j, तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 और i क्रॉस j, समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं, 2i क्रॉस j इस तरीके से। हाँ, तो ये 2i क्रॉस j क्या दे देगा हमें, तो 2 और j का कितना मैग्नीट्यूड 1, तो 2 इंटू 1 2 और i क्रॉस j कितना हो जाएगा k, इसको क्या हो गया, तो 2k क्या, तो इतना आपको बहुत आराम से देखना है। देखो तो 2i क्रॉस j 2k क्या, बहुत अच्छा, 2i क्रॉस i। अब देखो i से i, i रे i, 2i रे i, 2i रे i, i से i, तो i पे थे, i पे रह गए जनाब, कहीं गए नहीं गए, कहीं नहीं गए तो आपका रिजल्टेंट कितना रहा, 0। हाँ, तो अगर आप जहां थे उसी डायरेक्शन में रह गए तो आपने कोई क्रॉस प्रोडक्ट वाला काम किया ही नहीं। ये सिंपली क्या होता है ना, जैसे एक नट है, आपने वही स्क्रू रूल पढ़ा होगा ना, वही चीज़ है। अगर स्क्रू को आप कहीं घुमा ही नहीं रहे हो, आप ऐसे दबाए जा रहे हो लेकिन उसको घुमा नहीं रहे हो, तो वो ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, वहीं का वहीं रहेगा। तो वही चीज़ है, आई है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो ऐसे फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। तो आई से आई 0, तो ये भी जान लो, आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के इक्वल्स टू 0। मतलब सेम कॉम्पोनेंट रहे तो 0। क्लियर है। तो 2i से i कितना हो जाएगा, 2i रे i 0, 2i से 2k, तो सबसे पहले 2 गुना 2 4, i से k उल्टा चलना पड़ेगा, i से k एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव, और i से k जा रहे हैं ना, तो बच गया कौन, j, तो माइनस j क्या, समझ में आ रही है। अब i वाला खेल खत्म, j पे आते हैं, 3j कितना, j से j 0 रहेगा, 3j इंटू आई, 3 इंटू 1 3, j से i उल्टा चल रहे हैं तो माइनस के, तो माइनस के। ठीक है, अब नेक्स्ट 3j से 2k, 3j से 2k, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो प्लस 6, और j से k जम्मू से कश्मीर गए तो प्लस i, क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो प्लस i 6
आई कैप। आ गई बात समझ में, बहुत आसान। अब के वाले पे आते हैं, इन दोनों का काम खत्म, इस पे आते हैं। माइनस के से जे, तो यहाँ माइनस के का मतलब क्या, माइनस वन के है ना, तो माइनस वन इंटू प्लस वन क्या देता है, माइनस वन। अच्छा के से जे, के से जे फिर उल्टा चल रहे हो, तो उल्टा चलोगे तो कौन मिलेगा, माइनस आई, तो माइनस आई कैप, और फिर माइनस के से प्लस आई, फिर वही बात माइनस वन से प्लस वन, तो माइनस वन के से आई, के से आई तो बच्चों की तरह क्लॉकवाइज चले तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव जे मिल गया, और के से टू के कुछ हो ही नहीं सकता, जीरो। इतना ही था, बहुत आसान। अब सबको एक साथ ले आओ, आई वालों का आई के साथ 6i, और कहाँ है आई, ये है, ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई ना, तो आई वाले के साथ तो 6i और माइनस आई तो प्लस 1i, और आई कहीं है ही नहीं, नहीं है, हाँ। प्लस जे वालों को एक साथ ले आओ, माइनस 4j और माइनस 1j, ये हो गया। और के वालों को एक साथ ले आओ, तो 2k 4k 2k 4k वीडियो के बारे में बात कर रहा था, और माइनस 3k, और कहीं नहीं है के, तो हो गया बात करें 6i प्लस 1 है 7i, माइनस 4j माइनस 1j माइनस 5j, 2k माइनस 3k माइनस k, दिस विल बी आंसर। तो यही था अपना आंसर। ये होगा हमेशा 90 डिग्री पे, इनसे भी और इनसे भी। आप निकाल के देख सकते हो, किसकी मदद से, यूनिट वेक्टर की मदद से। यूनिट वेक्टर का लेक्चर नहीं देखा तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर देख लो। यूनिट वेक्टर की आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली नीट मेंस वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एडवांस में तो चांसेस ही नहीं है कि सिर्फ वेक्टर के क्वेश्चन है। नीट और मेंस वालों के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इन दोनों का एक क्रॉस प्रोडक्ट दे देगा, हाँ, और लिख के नहीं देगा कि ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको कहेगा इन दोनों के बीच में एंगल बताइए, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और इसके इन दोनों के बीच में एंगल कितना है निकाल के बताइए। तो कौन सा रूल चलेगा अपना, यूनिट वेक्टर वाला। यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड और वाई करके, तो ट्राई करके देख लो, ठीक है। तो ये अपना एक तरीका हो गया। आपको मे बी ये कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, बट ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, और वो चीज़ आपका भी दूर हो जाएगा जब आप कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसके कर लोगे ना, तो ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। आई से जे गए के, जे से आई आए माइनस के, आई से के गए तो माइनस जे, ऐसे करके आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। जिनको ये तरीका आसान नहीं लगा वो डिटर्मिनेंट मेथड से कर सकते हैं, जो कि अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे मुझे यही वाला मेथड ज़्यादा आसान लगता है, डिटर्मिनेंट मेथड। काफ़ी बच्चों वाला है, और बहुत बच्चों को यही वाला मेथड बहुत आसान लगता है, और है भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए, आपका मिनट वेस्ट किए, MB वेस्ट किए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेट हमारे पास एक वेक्टर दे दिया A, जिसका कि रिजोल्व कुछ ऐसा है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z k कैप, z1 k कैप। और एक दूसरा वेक्टर दे दिया अपने पास B, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इन दोनों के बीच में हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, A क्रॉस B। किस कौन से मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट मेथड काफी आसान, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप वेक्टर C इक्वल्स टू, वेक्टर C इज व्हाट, रिजल्टेंट ऑफ A क्रॉस B। तो वेक्टर C इक्वल्स टू, ये इसे लंबा सा डंडा बनाएंगे, 2 बना दिया, काफी लंबाई हो गया, इतना लंबा की जरूरत नहीं है। और यहाँ क्या करेंगे, सबसे ऊपर i j k 3 है ना, तो i कैप j कैप और k कैप, ये लिख दिया। अब यहाँ पे वेक्टर A का लिखेंगे, वेक्टर A में i कैप कितना है, x1, वेक्टर B में i1 कितना है, x2, तो x2, y1 y2 z1 z2। बच्चों वाली बात समझ गए कि i1 लिख दिया, x1 x2 y1 y2 z1 z2 लिख दिया, बहुत आसान। अब आगे सबसे पहले आई कैप में डील करते हैं। ये देखो कितना आसान है, आई कैप में डील करते हैं। तो यहाँ प्यार से लिख दोगे क्या, आई कैप। जिसका देख रहे हैं, जैसे आई कैप का देख रहे हैं, तो वहां पे ऐसे करके आपने इसको ढक दिया, हाँ, तो इन दोनों को ढक दिया, मतलब ये रो और ये हॉरिजॉन्टल जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मैं नाम बोल रहा हूँ। तो इन दोनों को ऐसे हमने ढक लिया। तो बचा क्या अपने पास, ये 4, यही 4 बचे ना, ऐसे दिख रहा है। तो इमेजिन कर लो कि ये अब कोई नहीं है, तो बचा कौन, y1 y2 z1 z2। तो इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके माइनस कर देते हैं। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या, y1 z2 और y2 z1 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कर दिया, ये हो गया आई कैप का खेल। अब पहुंचेंगे किसके पास, जे के पास। यहाँ एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे यहाँ प्लस आई लिए हो ना, तो यहाँ माइनस जे लोगे, यहाँ क्या लोगे, माइनस जे लोगे। मैथ्स आप लोग पढ़ोगे डिटरमिनेंट्स में, तो वहाँ रीजन समझना, यहाँ बस याद रखो, ये प्लस तो ये माइनस, और जब हम लोग जेड लेंगे तो वहाँ प्लस ही लेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है।
तो माइनस जे लिख दिया, फिर यहाँ बहुत अच्छा सा मिडिल ब्रैकेट बना लिया बच्चों वाला। अब जे ले लिए तो फिर जे का ये ढक देंगे और ये ऊपर वाला ढक देंगे, तो बचा कौन, x1 x2 z1 z2, फिर वही काम क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो x1 z2 माइनस, समझ रहे हो, x1 z2 माइनस x2 z1, क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा होगा आपको, तो x2 z1 यहां लिख दो, x2 z1। हाँ अब देखो प्लस i माइनस जे और फिर प्लस के क्या, ऐसा लिख दिया और फिर सांप बना दिया यहाँ, और अब k में गए तो k वाला ढक दो, ऐसे करके हमने ढक दिया, तो बचा क्या, x1 x2 y1 y2, तो क्रॉस करोगे तो x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, तो लिख दो x1 इंटू y2, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस k कैप x2 y1 x1 y2 बस हो गया। यहाँ पे अब जो भी वैल्यू रहेगा लिख दोगे। मान लो जैसे अगर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप 3k कैप, अब आप समझ सकते हो ना, तो बस यही वाला वैल्यू रखते जाना है, निकलता जाएगा 2 3 4 जो भी हो। अगर मान लो जैसे ये रहा i कैप j कैप k कैप, ये 2 ये 3 ये 1 ये 2 ये 2 ये 4 ऐसे करके रहा, ठीक है। तो बस वही करना है, एक को ढकना और निकाल लेना है, ये वाला आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। तो अब आपका ये दोनों पॉइंट खत्म हो गया है, डिटर्मिनेंट मेथड और वो, और दोनों मेथड काफ़ी आसान है, लेकिन प्लीज़ 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 10 क्वेश्चन जरूर इसके ढूंढ के कर लीजिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन जब कर दोगे सारा डाउट हवा हो जाएगा, बिल्कुल काफ़ी आसान, बिल्कुल याद हो जाएगा, दिमाग में चलने लगेगा कंप्यूटर की तरह, ठीक है ना। अब देखो क्रॉस को ना कभी कभी घुमा घुमा के पूछता है, कैसे पूछेगा, आपको बोल देगा बताओ ए क्रॉस बी ऐसे करके, हाँ खैर ऐसा तो नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ए डॉट ए क्रॉस बी ऐसे करके पूछेगा। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो बाबू क्या देगा हमारे पास, कोई सी, और ये सी जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, हाँ तो ये सी जो होगा सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए, तो ए डॉट सी, तो ए और सी के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ए डॉट सी कितना होगा ए सी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0, आपको पता है ना डॉट कभी भी 90 डिग्री पे कितना होगा 0, तो ये हो गया 0। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं, ठीक है, क्रॉस के अलग अलग तरीके के, बहुत ही आसान। तो चलो आज का लेक्चर ये पे खत्म करते हैं, इसका क्वेश्चंस जरूर आप कर लो, डॉट और क्रॉस दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस, तो ये सब कर लोगे और बहुत ही आसान है, जिंदगी भर याद रहेगा। जो 11th के बच्चे हैं उनको मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगा कि जरूर अभी से अभी इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आगे फिर टाइम मिलेगा नहीं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं बता सकूँ, पर्सनली बता सकूँ या जिस तरीके से भी बता सकूँ वो बता दूंगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए